आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आज हम 16वीं सहरी की नशिस्त में मौजूद हैं और हमारा आज का मौजू है वक्त की अहमियत। वक्त की कदर करो क्योंकि ये एक अनमोल तोहफ़ा है। गया वक्त कभी वापस नहीं आता और जो लोग वक्त की कदर व कीमत को नहीं समझते वो हमेशा घाटे में रहते हैं। अगर हम देखें कामयाब लोगों की जानिब, नामवर हस्तियों की जानिब, तो उनकी कामयाबी में ये राज ज़रूर होता है कि वो वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं। वक्त की पाबंदी हम पर कितनी ज़रूरी है कि आज हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिन ज़मा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे जो आज के मेहमान हैं वो वैसे किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। एक अरसे से फ़नकारी के शोबे से वाबस्ता हैं और अल्लाह ताला जब कोई इंसान मेहनत करता है तो उसकी मेहनत ज़रूर रंग लाती है। उसकी बड़ी मिसाल हमारे आज के मेहमान हैं। ज़ाहिर बहुत सारे करैक्टर्स आप करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे करैक्टर्स होते हैं जो आपकी वजह शोहरत बन जाते हैं। मैं सिर्फ आपको हिंट दूँगा, आप पहचान जाएंगे मैं बात किसकी कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ भले। जी हाँ, अली गुल मल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। अली भाई माशाल्लाह, एक तो आपको देख के खुशी हो रही है। अली भाई क्योंकि आपने एक अरसे से आप इस शोबे से वाबस्ता हैं, जी हाँ। 30-32 साल हो गए। जी जी बिल्कुल। करियर का आगाज़ कैसे हुआ? ज़ाहिर शौक़ होता है कहीं ना कहीं हमें एक्टिंग का, तो आपको शौक़ कैसे हुआ? बचपन से शौक़ था? सर ये जो है ना, ये जो हमारे मुल्क में तकरीबन कोई 28 करोड़ अभी आदमशुमारी होगी। अगर आर्टिस्ट गिनेंगे तो वो 2000 के करीब होंगे या 3000 होंगे। तो ये खुदादा सलाहियत कुछ लोगों में डाली जाती है। जैसे इस बहन का आवाज़ इतना खूबसूरत है, तो ये आवाज़ या कलाकारी जो है ये कुछ पैदाइशी होती है, अल्लाह की तरफ से। पैदाइशी होती है, यकीन करें ऐसे ही है। तो मैं जो हमारे देहात के जो बच्चे थे मैं उनसे अलग होता था। हाँ। फिर रिश्तेदारियों की जो शादियां होती हैं उसमें मजाक करना, मस्ती करना, झूमर डालना जो होती हैं हमारी रस्में, तो एंटिक था। फिर मैं छोटा ही था कि वालदा फौत हो गई, तो फिर ये जो सिलसिला जुड़ा यतीमी वाला, तो इसमें मैंने बस तय कर लिया कि मुझे अब प्यार लेना है लोगों से, रिश्तेदारों से। फिर बस उस सिलसिले को ऐसा जारी रखा। फिर मारें भी खाई, मतलब ऐसे क्योंकि काम ये किसी को पसंद है किसी को नहीं है, नहीं पसंद है। तो फिर हम करते रहे, लगे रहे। बस अल्लाह का करम ऐसे हुआ कि ज़िया के दौर में पीटीवी पे फिल्में चलती थी। बिल्कुल। तो मैं वो हमारा वडेरा था, उसकी टीवी थी, वो ऐसे खुलती थी लकड़ी की। हाँ। आगे से उसको दरवाज़ा होता था, फिर ये से बंद होती थी। बिल्कुल याद है मुझे। तो वो ब्लैक एंड वाइट थी। तो मैं जुमेरात को फिल्में चलती थी, तो मैं बहुत परस्तार था नदीम बेग साहब का और मुनव्वर ज़रीफ साहब का। फिल्म चली दिल लगी, उसमें वो गैरेज पे काम करता है, तो मुझे शौक़ हुआ कि मैं भी गैरेज पे काम करूँगा। अरे वाह, क्योंकि मैं तो नदीम हूँ। स्कूल में पढ़ता था, फिर भी शलवार कमीज देहात में पहनते थे, स्कूल में वो मलेशी ड्रेस होती थी, फिर येलो ड्रेस आई स्कूल की गवर्नमेंट की। तो मैं ये कमीज़ शलवार में डाल के, पेंट शर्ट तो नहीं थी देहात में, तो वो डाल के मैं नदीम फिरता। फिर वो गाना गाता था, मेरा महबूब ज़माने से हंसी है यारो, प्यार करना तो कोई जुर्म नहीं। फिर उस्ताद मारते थे, ये बिल्कुल मेरी हड्डियाँ सूझ जाती थी, इतना मारते थे। किन चक्करों में ये क्या कर रहे हो, बच्चों को ख़राब कर रहे हो तुम। तो बस ये इश्क। फिर हमारा रिश्तेदार एसपी बना सक्खर में। अच्छा। मैं बस गैरेज के चक्कर में था कि ऐसी गैरेज मिले जहाँ लहरी की तरह कोई मैनेजर भी हो। हाँ। ताकि उधर मैं काम करूँ। फिर मैं नदीम हूँ। फिर एक सक्खर में गैरेज थी, एक सैयद बादशाह था उसकी, तो मैं एसपी साहब को अर्ज़ किया कि मैं नौकरी लगा दे गैरेज में। उसने कहा कि भाई पुलिस वाली ले, कोई और नौकरी ले। गैरेज में क्या? मैंने कहा मैं नदीम बेग की फिल्म देखी है, दिल लगी। उन्होंने सिपाही दिया, उन्होंने मेरे साथ वहाँ शाह साहब उनको बोला, भाई साहब ने भेजा है, इस लड़के को शौक़ है, नदीम की फ़िल्म देखी है, गैरेज में काम करेगा। तो वो भी खुश हुआ, यार ये तो एंटिक आदमी है। तो वहाँ काम शुरू किया। तो फिर अल्लाह का ऐसे करम हुआ कि नदीम बेग से भी मेरी मुलाकात हुई, ऐसे पीटीवी काम किया। फिर एक अवार्ड तकरीब हुई, मैं नॉमिनेशन था पीटीवी की तरफ से, दादलो ड्रामो था एक,
सिंधी का, नॉमिनेशन हुई, नदीम बेग साहब अवार्ड देने के लिए आए। मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, मेरे मौला जिसका आशिक हूँ वो तो इधर आ गया है, अगर इससे मुलाकात ही हो जाए तो बड़ी बात बचिए। हो जाएगी। बहरहाल नॉमिनेशन थी, वक्त का मिनिस्टर था, उसने ऐलान किया कि भाई ये अवार्ड अली गुल मल्लाह को जाता है। हाँ हाँ हाँ, जनाब फिर मैं भागा हूँ जो सिर्फ उससे मिलने के लिए। अवार्ड का की मुझे फिक्र पता नहीं नहीं थी। लगा अवार्ड क्या है। फिर उनसे हाथ मिलाया, बातें कर रहा हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा परस्तार था, मैं ग्रेज में काम किया, वो भी खुश हो रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, कहते अवार्ड तो ले, अवार्ड तो ले। तो ये मौला ने बड़ी मेरी ख्वाहिश अच्छा, पूरी। आपने अभी बताया कि आपने थिएटर भी किया है। जी जी अच्छा, थिएटर आर्टिस्ट जो होता है वो बड़ा मंजावा होना चाहिए, जी, जी, क्योंकि ड्रामों में तो चलें ये है कि रीटेक का चांस होता है, दोबारा हो जाता है, लेकिन थिएटर में आपने स्क्रिप्ट भी पूरा याद करना है और उसमें कोई ब्रेक भी नहीं है। जी, जी, तो ऐसा ही थिएटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहाँ कौन उस्ताद था, किसी ने सिखाया आपको? मेरा उस्ताद महबूब कोलाची, वो गुटकी से हमारे इलाका है, वहाँ का था। उसने बिल्कुल ऐसे सिखाया जैसे सिखाते कैसे कदम उठाना है, बेअदबी नहीं करनी है, लोग बैठे होते हैं सामने, बड़े बड़े लोग आते हैं, उनका नाम नहीं लेना, इशारा नहीं करना, ये सारी चीज़ें बताई उन लोगों ने। कि जैसे जुगत होती है ना, उनको मारना ऐसे, तो ये बताएं ये नहीं करना है, फिल्म की तरह करना है, अपना काम करो, ऐसे समझो फिल्म चलने लोग नहीं है, ऐसे सिखाया उसने। फिर भी वो बहुत सीखा वहाँ से थिएटर के हवाले से। फिर अल्लाह ने बहुत करम किया ऐसा कि हर एक छोटे आर्टिस्ट की ख्वाहिश होती है कि बड़ी स्क्रीन मिले। बिल्कुल। फिल्म के लिए काम करता है वो, बड़ी टीवी के लिए काम करता है, तो बस अल्लाह ने बस वो ख्वाहिश ऐसी अच्छा, पूरी वही की। बात है ना कि अल्लाह ताला इंसान की मेहनत देख रहा होता है। ज़ाहिर है, जैसे अली भाई ने जो है माशाल्लाह 30-32 साल दिए, और फिर जो उन्होंने बातें बताई हैं वो बिल्कुल रियल स्टोरी वाली बातें हैं कि वो अगर नदीम बेग साहब गैरेज में थे, अब ये चीज़ें हमें इतनी नहीं नज़र आती। ये वो जिसे कहते हैं ना, एक अपने काम से मोहब्बत का लेवल होता है, तो जब ज़ाहिर है इस तरह का लेवल होता है तो फिर तो इंसान आगे जाता ही है। अली भाई, अभी आपका माशाल्लाह एक करैक्टर बले बड़ा बले, हिट हुआ। जी, जी। अच्छा, वैसे सिंधी ज़बान में आम बले वर्ड वैसे भी यूज़ करते हैं? भले, हाँ। तो ये बले का मतलब क्या होता है? भले का मतलब ये भाई आपको चाय पिलाऊं, हाँ। भले, नो ऑब्जेक्शन है। अच्छा, नो ऑब्जेक्शन। हाँ यस है, वही ये कुर्सी पे बैठूं, भले, ओके, ऐसे अच्छा। असल में ऐसे है लफ्ज़, तो हम यूज़ करते रहते हैं ये। तो अब आम बहुत हो गया है। तो ये स्क्रिप्ट में था या आपने वो किया था? ये मैंने किया हुआ था अपने, यूट्यूब है मेरा, उसमें मैं ये करेक्टर करता था, हाँ, लेकिन ये गूंगे का करेक्टर था, इसमें ये बोलता नहीं है। ओके। इसको लोग लेके जाते हैं किसी दुकान पे, भाई ये फलाने आदमी का बेटा है, बड़े आदमी का, तो हम बोतलों का क्रेट लेके जा रहे हैं, ये बैठा हुआ है, भैया बैठे हो, भले। वो छोड़ के जाते थे, फिर हम पैसे लेकर आते हैं, वो लेके जाते, तो वो फिर दुकान वाला मुझे कहता है कि भाई ये अभी तक नहीं, पैसे दे दो मुझे, तो मैं कहता हूँ भले, बोलना नहीं है मुझे। तो ऐसे में करेक्टर करता था। तो ये फारूक भाई ने देखा हुआ था मेरा किरदार, तो उन्होंने जब बुलाया, मुझे स्क्रिप्ट भी नहीं था इस ड्रामे में, मेरा तो नहीं था स्क्रिप्ट, उन्होंने खुद ही लिखा, बताया कि स्क्रिप्ट नहीं है, खुद लिखेंगे, कुछ आप भी डालो हम भी डालेंगे इसमें, तो अल्लाह ने बस। अच्छा, और मज़े की बात, इस ड्रामे की वजह शोहरत आप है, इस ड्रामे की वजह शोहरत ये आप है। मौला का इनाम है बस। अच्छा, ये बताएं कि आप सोशल मीडिया को कितना क्रेडिट देते हैं, क्योंकि अमूमन चीज़ ये होती है कि ड्रामा कोई भी आता है तो वो टीवी पे इतना नहीं देखा जाता, एक्चुअल सोशल मीडिया पे बार बार चलता है तो लोग देखते हैं, क्योंकि टीवी देखने का टाइम हर किसी के वक्त होता है, नहीं होता। तो सोशल मीडिया को आप कितना क्रेडिट देते हैं कि इस पे जो वायरल हुए हैं आप माशाल्लाह, और भले 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 हर किसी की ज़बान पे भले, आज हमें पता चल गया भले का एक्चुअल मतलब है क्या? जी जी सर, सोशल मीडिया की वजह है जो मुझे शोहरत मिली है, सोशल मीडिया की वजह से बहुत शेयर हुआ वहाँ पे, क्योंकि बड़ी स्क्रीन थी, लोगों ने पहली मर्तबा एक करेक्टर देखा कि ये कोई एंटिक करेक्टर है। फिर हमारे अपने लोगों ने बहुत, हमारी कम्युनिटी ने बहुत शेयर किया इसको, हाँ, क्योंकि उन्होंने भी मुझे देखा बड़ी स्क्रीन में, उनके लिए काम करता था अपनी ज़बान में, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने बहुत शेयर किया। मुझे बस ऐसे लगता है कि मैंने कोई काम ही नहीं किया था ज़िंदगी में, मेरा यही काम है, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, बस अल्लाह का बहुत करम है। अच्छा, वही बात होती है ना कि बंदा काम कब से कर रहा होता है, लेकिन वो इनाम उसको जब मिलता है तो उसको एक्चुअल फील होती है कि हाँ भाई अब कुछ हमें लोगों ने, क्योंकि ज़ाहिर है माशाल्लाह आप काम कर रहे थे, टैलेंट की कोई आप में कमी नहीं थी, लेकिन वो एक क्लिक होता है, अब बस चाहे उस यही। क्लिक को 30 साल लगे, कुछ लोगों को जल्दी होता है, लेकिन आपका माशाल्लाह अगर 30 साल बाद भी लगा तो पूरा पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। बेशक बेशक।
तो अली भाई, इसमें मुश्किलात कितनी फेस करी आपने? ज़ाहिर है क्योंकि बड़ा टफ होता है, बहुत मुश्किल काम होता है अपने आप को मनवाना। बहुत सी दफ़ा अपने ख़ानदान वाले, घर वाले बोल रहे होते हैं कि किन कामों में लग गए हो, उसमें कोई ज़ाहिर रोज़ी रोटी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो कितनी मुश्किलात फेस की? कभी कोई ऐसा वक्त आया कि आपने सोचा कि यार छोड़ो बस अब? बहुत सारे ऐसे आए काम, जैसे पीटीवी का बहुत सख्त दौर था, अंदर जाने के लिए लोग रोते थे, बिल्कुल। हम भी रोए। अच्छा। हाँ, ऐसे रोए, नहीं छोड़ते थे अंदर। फिर बहाना करके किसी शो का टिकट ली ज़बरदस्ती, लोगों से सोर्स लगा कि हमें अंदर जाना। फिर परख प्रोग्राम था, उसमें मैंने ऑडिशन दी थी, फिर वहाँ जीत गया था। फिर परख प्रोग्राम में पूरा साल मुझे एक स्किट मिला था। वो एक रिंग होती थी, उसमें करंट होता था। फिर वो उसमें औरतें आती थी जो मुकाबला करने के लिए, मैं कमेंट्री करता था। अभी अटकी, अभी मेरी बहन लेके चल रही है, इसको अटकी, फिर वो अटक जाती थी टड़क करके, मुझे उनको हराना होता था। हाँ, मेरी ये ड्यूटी थी। तो ये मैं उसमें करता था पूरा साल। तो बस ये है कि इस काम को भूख में प्यादल चलना, इस काम को छोड़ा नहीं बस। मैं आपको बताऊं कि हम बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं जो ड्रामों में आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन ये वो शख्सियत होते हैं जिन्हें एक्चुअल इसकी कदरों कीमत पता होती है। तभी अल्लाह ताला भी नवाजता है अपने लोगों को। और जो ये बातें बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं कि हम पहले के दौर में सुनते थे कि लोग पीटीवी के बाहर खड़े रहते थे काफ़ी देर तक कि बस कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर गुजर जाए, कोई कैमरामैन ही गुजर जाए। अब तो बहरहाल बहुत चैनल्स आ गए तो वो चीज़ें नहीं होती, लेकिन ये एक्चुअल आर्टिस्ट होते हैं जिन्होंने हर वो टाइम देखा है और उसके बाद आज जब अल्लाह ताला ने मुकाम दिया है तो ये वाकई में ऐसे लोग हैं जो डिज़र्व करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मारवी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मारवी, कैसी हैं आप? ठीक, बिल्कुल। शहरी, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या बना रही हैं जनाब आज आप? आज हम बना रहे हैं चिकन का तवा कीमा। अरे वाह, चिकन का तवा कीमा कैसे बनता है ये बताएं ज़रा। ये हमने बनाया है डालडा के कुकिंग ऑयल में। जहाँ मामता वहाँ डालडा, सेहत भरे पकवान। ये है डालडा का रमज़ान, और डालडा लाया है बहुत ही मुनफरिद पैकेजिंग रेंज, जो कि है सार्फिन के लिए एक तोहफा। ठीक है। अच्छा ये बताएं, चिकन तवा कीमा इसको क्यों कहते हैं? इसमें क्या तवा भी इस्तेमाल हो रहा है, क्या हो रहा है ये? इसमें हाँ, इसको हम मोस्टली तवे पे ही बनाते हैं, और इसमें हम चॉप्ड अनियन ले लेंगे, एक चॉप्ड टोमेटोज़ ले लेंगे 2, और इसमें हम कीमा डाल के इसमें दही, नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, और इसमें हम मसाला डालेंगे तंदूरी मसाला, उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा ये तो तवा है नहीं, तो अगर वरना ये तवे पे बनता है, ये तो मोस्टली ये तवे पे ही बनता है। हाँ, तो आपने बाहर भी देखा होगा स्ट्रीट फूड और इधर उधर वो तवे पे ही बना रहे होते हैं। तो फिर इसमें तवे का टेस्ट आएगा नहीं आएगा? तवे का टेस्ट तो नहीं आएगा, बट ये होगा कि बस इसको तवा अच्छा ऐसी शोशा में नाम रख दिया हमने, शोशा में तो चिकन नहीं, तवा कीमा। हाँ, ड्राई होता है तो इसका नाम तवा कीमा रख दिया है, तो ये बहुत मजे का बनता है। और ये कितनी देर में बन जाता है वैसे? ये बन जाता है, अगर आप चिकन कीमा ले रहे हैं तो हाफ एन आवर में बन जाएगा, अगर आप मटन या बीफ कीमा ले रहे हैं तो 45 to 50 मिनट्स। 45 to 50 मिनट। अच्छा मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊं कि मारवी क्योंकि ज़ाहिर इतने दिनों से हमारे साथ काम कर रही हैं, तो मारवी बताती हैं कि इनको जी पूरी सिंधी बोलने आती है, और ये भी अक्सर भले भले कह रही होती थी। आज हमें पता चला तो इनको खुद नहीं पता था कि भले का एक्चुअल मतलब क्या है। मारवी क्यों था ऐसा? बस मुझे नहीं पता था। आपको नहीं पता? नो ऑब्जेक्शन को कहते हैं। नो ऑब्जेक्शन को कहते हैं, अभी आज मुझे पता चला है। तो आप मुझे ऐसी काफ़ी चीज़ों पे भले भले कर रही थी। हाँ हाँ बिल्कुल। हम इसमें कि भाई इनको भी आती होगी, आज हम इनका टेस्ट भी लेंगे। ये बताती हैं कि जी इनको पूरी सिंधी बोलना आती है। पूरी सिंधी बोलना आती है। पक्की बात है? पक्की बात है। टेस्ट लेंगे भाई, आज टेस्ट लेंगे, और बड़ा मज़े का चिकन तवा कीमा हमें इंशाल्लाह खाने को मिलेगा। बड़े अच्छे खाने बना रही है मारवी। हमारी दूसरी मेहमान इस वक्त हमारी नशिस्त पे आ चुकी हैं। काफ़ी कमर्शियल्स में आपने इन्हें देखा होगा, काफ़ी ड्रामों में भी देखा होगा। गो के इन्हें अभी इतना वक्त नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही थोड़े टाइम में माशाल्लाह बहुत इन्होंने अपना नाम बनाया है। हमारे साथ मौजूद हैं आयशा नोमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं शहरी आप? अल्लाह का शुक्र, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। आयशा क्या हो रहा है आजकल, क्या मसरूफियात हैं रमज़ान मुबारक में? आजकल कमर्शियल्स और उसके अलावा ड्रामे के एज सच काफ़ी आती हैं ऑफर्स वगैरह, लेकिन बस ज़्यादा मेरा जो है ना रुझान वो कमर्शियल्स की तरफ है। अच्छा कमर्शियल्स में एक फ़ायदा ये होता है कि टाइम कम लगता है, टाइम कम पैसे होता है, सही मिल जाते हैं। एग्जैक्टली दो फायदे होते हैं कमर्शियल। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा आयशा, क्योंकि आपको भी माशाल्लाह वैसे कितना अर्सा हो गया, क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं हुआ है मुझे एग्जैक्टली 2 साल हुए हैं अभी ना। अच्छा 2 साल में हाँ, माशाल्लाह हाँ। इतने कमर्शियल्स और इतने ड्रामे, ये एक बड़ी अचीवमेंट है। तो शौक कैसे हुआ, या बचपन से था शौक के मैंने जी बड़ों के टीवी में आना है? बचपन से शौक था, लेकिन थोड़ा सा ये था कि घर का माहौल ऐसा नहीं था, प्लस ये कि फिर शादी, बच्चे,
और वो सब एक मेरे ख्याल में एक औरत की जो प्रायोरिटी होती है वो आपके सबसे पहली जो होती है ना, वो घर और बच्चे होते हैं। तो बस वो बहुत सारा टाइम इसी में गुजरा बच्चों के साथ, और इसी तरह उनकी तरबियत, तालीम। अब जब बच्चे सेटल हो गए तो मैंने ऐसा कोई एफर्ट नहीं की थी कि जिसकी वजह से मैं आती इस इंडस्ट्री में, लेकिन बस अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा हुआ, करम हुआ, और अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त के साथ अभी तक बहुत काम कर रही हूँ, अल्लाह का बहुत अच्छा, शुक्र वही है। होता है ना कि शुरू में ज़ाहिर शौक होता है, तभी बंदा कहीं ना कहीं इस फील्ड में आता है, लेकिन पहले फैमिली में बोल भी नहीं सकते थे। पहले की अगर हम बात करें, बोलो तो उसमें ही बिल्कुल, डांट पड़ बिल्कुल, जाएगी जी, जी, कि भाई ऐसे ही कुछ और कर लो, कहाँ एक्टिंग और उसमें। तो अब जब बच्चे देख रहे हैं या फैमिली वाले देख रहे हैं, तो ये नहीं पूछ रहे कि ये टैलेंट कहाँ छुपाया हुआ था पहले? अब उनको बच्चे ख्याल तो नहीं मुझे आ- बहुत सपोर्ट करते हैं, बच्चे बहुत सपोर्ट करते हैं। और मेरे फादर, जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की तो मेरे फादर बिल्कुल खुश नहीं थे, अच्छा, और अब माशाल्लाह से इन 2 सालों में अब वो देखते हैं तो अब वो भी खुश होते हैं। और मेरे अब ख्याल तो में बताते होंगे कि मेरी बेटी आ रही है, ऐसा होता होगा। बिल्कुल, और मेरे ख्याल में कोई एज लिमिट नहीं है आपकी हाँ। ना काम करने की। मैंने अपना एक्सपीरियंस ये देखा कि मतलब मैंने एक बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम अपने बच्चों को दिया, अपने घर को दिया, और अब जब वो बिल्कुल माशाल्लाह सेटल्ड हो गए हैं तो मैंने ये इंडस्ट्री ज्वाइन की। तो ना तो उससे मेरा घर डिस्टर्ब हुआ, ना बच्चे डिस्टर्ब हुए, मतलब ऑल ओके वाली रिपोर्ट थी ना और हर बच्चों तरफ को तो की। ये भी होता होगा ना कि हम बड़े प्राउडली बताएंगे अम्मी है हमारी, अम्मी है, ऐसा होता है बड़ा। 2 साल पहले मैं इस प्रोग्राम में आई और मैंने एक स्टेटमेंट दी यहाँ पे आके कि आपने पूछा कि बच्चों में से कौन कौन अच्छा लगता है? फेवरेट है, हाँ। और उस स्टेटमेंट की वजह से मुझे इन 2 सालों में इतनी तनकीद का सामना बच्चों की तरफ करना से। पड़ा कि वो एक जो आपने फेवरेट बोला ना, तो आज मैं दोबारा से कह रही हूँ तीनों मेरे फेवरेट इन्हें हैं। अभी तक वो सेगमेंट आया नहीं है, वो सेगमेंट आएगा मैं फिर वही पूछूंगा। मैंने कहा मैं पहले से क्लियर नहीं कर नहीं, दूं। वो सेगमेंट आएगा तो वो तो मैं पूछूंगा, उसकी मेरी आदत है पूछना। जब कोई आया तो बाउंसर्स तो देनी पड़ती है। अच्छा, तो सही। पहला जब आपको प्रोजेक्ट ऑफर हुआ तो वो ज़ाहिर है कोई पोर्टफोलियो कराया था, किस तरह वो ऑफर किस कुछ भी तरह? नहीं था ऐसा पोर्टफोलियो, कोई ऑडिशन नहीं था। मैं घर बैठी थी, मेरी एक नेबर है, उसने मुझे कॉल की, उसने कहा कि इस तरह से ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे मायरा खान के साथ एक उसकी फैमिली दिखानी है, तो तुम अपनी पिक्चर्स मुझे भेजो। सबसे पहले हस्बैंड से पूछा, उनसे परमिशन ली, उन्होंने बड़ी मुश्किल से कहा कि एक कमर्शियल कर लो बस। और उन्होंने भी सोचा होगा भाई ऐसी शौक पूरा कर रही है, करने दो। हाँ, उन्होंने कहा ठीक है, तुम बहुत अरसे से तुम हाँ। इधर उधर करने का कुछ सोच रही हो, एक कर लो। बस वो किया। और मुझे याद है आज भी जब मैं फर्स्ट उस पे शूट पे गई थी तो मेरा ड्राइवर साथ बैठा हुआ था, मतलब ये सेट था, वहाँ पे सीक्वेंस हो रहे थे और वो बिल्कुल सामने बैठा हुआ था, कि मतलब वो एक माहौल ही नहीं था इस टाइप का ना कि हमने इस तरफ आना है और पता नहीं क्या माहौल क्या होगा, होगा, किस कैसे टाइप लोग का। होंगे, हाँ, हाँ। एग्जैक्टली। तो वो ये कि बस वो मैंने कोई कहीं ऑडिशन नहीं दिया था, कहीं कोई पोर्टफोलियो नहीं था, नॉर्मल घर की तस्वीरें थी जिनके ऊपर सिलेक्शन हुई थी। और उसके बाद फिर मैंने कोई, उसके बाद ये नहीं कि मैंने कभी किसी को अप्रोच किया हो या कुछ। 2 महीने के बाद फिर मुझे कुछ लोगों ने अप्रोच किया और देन वो सिलसिला चल पड़ा बस। हाँ, उस वक्त वो हस्बैंड ने कह दिया होगा चलो शौक पूरा करने हाँ, दो, हाँ। मैं भी जरा हो जाऊंगा। हाँ, मैंने कब तुम्हें किसी चीज से रोका है, लेकिन उसके बाद इतना क्लिक हो जाएंगे, ये आइडिया नहीं होगा। सही बात। अच्छा, बात हो रही है वक्त की कदरों कीमत के हवाले से। जी, आप क्या समझती हैं, वैसे तो कोई भी फील्ड हो और ये हमारी जो आपकी फील्ड है, इसमें कितना इंपॉर्टेंट होता है वक्त को आपने बिल्कुल सही उस पर रखना, पंक्चुअलिटी कितनी मैटर करती है? बहुत मैटर करती है। आप किसी भी फील्ड के लिए, किसी भी जॉब के लिए, मतलब पंक्चुअल होना सबसे मेरे ख्याल में बेसिक चीज़ है। मैंने आज तक जितना भी काम किया है, मेरे साथ काम करने वाले इस वक्त देख भी रहे होंगे, तो उन सबको पता है कि मतलब मैं बहुत पंक्चुअल हूँ। मैं टाइम से पहले रेडी होती हूँ, पिक करवाने से पहले मैं उनको मैसेजेस कर रही होती हूँ। बल्कि वो लोग तंग करते हैं कि हमें कभी कभी दिल चाहता है कि हम आपसे कहें कि आप आ जाएं इस लाइन में, हाँ, आप आ जाएं, पहले पंक्चुअल हो जाए। पंक्चुअल हो जाए। अच्छा अली भाई, ये एक हमारी फील्ड में वैसे गलत तासुर है, कहते हैं जी जो जितना लेट आएगा वो उतना बड़ा सुपरस्टार है, जितना लेट आप आएंगे। आप कैसे समझते हैं इस चीज़ को कि जी देर से आओ तो बड़ा आदमी है और जो पहले आ गया तो ये तो पहले ही आ जाता है? नहीं, ये एक इश्क की बात है। हम तो ये सीखे हैं उस्तादों से, या पीटीवी में ये टाइमिंग का बड़ा गेम होता था। बड़े बड़े आर्टिस्ट, आज भी आप पीटीवी के आर्टिस्ट देखोगे उनकी टाइमिंग ऐसी होती है, वो टाइम पे पहले पहुंच जाते हैं। अच्छा, लेकिन आजकल के दौर में हम देखते हैं जो हीरोज होते हैं वो लेट करते हैं जानबूझकर। ये बिला वजह की चीज़ है, जबकि मतलब हमने जो बड़े बड़े स्टार्स के बारे में भी सुना है वो अपने टाइम के पंक्चुअल होते हैं। ये हमारे यहाँ कुछ ऐसा हो गया है कि जी अभी जो नए लड़के लड़कियाँ आ रहे हैं वो ये सोचते हैं कि जी जितना लेट आएंगे उतना हमारा ज़्यादा नाम होगा कि ये तो भाई अभी अभी आए हैं। हाँ, फिर ऐसे भी देखा गया है
कि वो जो टाइम ख़त्म होता है पर डे का हिसाब है आजकल तो उस पर वो बस सेकंड पे ही छोड़ देंगे कप, जो चाय वाला वो भी छोड़ के चले जाएंगे अच्छा कि भले हम जा रहे हैं। अच्छा, ये भी होता है। ऐसे भी होता है। ये वैसे बड़ी एक इन्होंने अनोखी बात बताई कि सेकंडों पे चल रहे हैं। अच्छा, जितने भी इस तरह के नए कमर्स हैं या जिनका नाम भी बन गया नए कमर्स में, उनको मैं एक बात बताऊं कि जो भी चीज़ आपको अता हो रही है वो आपकी नहीं, अल्लाह की अता करता है। बेशक, और इस तरह का जो आप अगर गरूर गए, तकब्बुर गए या बहुत ज़्यादा आप प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, तो फिर जो आपको टाइम दिया जाए आप उस पर आएंगे आप 1-2 घंटा लेट, और उसके बाद जैसे कि इन्होंने बताया जा रहा है, लोगों को ज़्यादा तजुर्बा है कि 1 सेकंड पहले आप 1 सेकंड होते ही आप कप रख देंगे। शुक्र है आप हमारे साथ काम नहीं करते, हमारा तो फिर मसला दूसरा है। लेकिन इस तरह ना किया करें, अपने काम से आप सिंसियर रहें तो अल्लाह ताला भी खुश होगा और आप उसमें ज़्यादा नाम बनाएंगे। मारवी ने तवा चिकन कीमा जो है वो तैयार कर लिया है। मारवी, ये क्या आपने गन्ने का जूस बना दिया है? नहीं, ये है क्यूकम्बर लेमनेड। क्यूकम्बर लेमनेड। जी बिल्कुल। अच्छा, लग ऐसा रहा है जैसे इन्होंने गन्ने का जूस बनाया। मैंने कहा गन्ने तो नज़र नहीं आ रहे, तो ये इससे क्या फ़ायदा होता है पीने का? ये एक तरह से डिटॉक्स वाटर है। आप देखते होंगे कि बॉटल में लोग क्यूकम्बर्स लेमन्स डाल के, ये हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके इसको एक डिटॉक्स वाटर की तरह बना लेते हैं। ये आपके टॉक्सिन्स को जो है बॉडी से रिलीज़ करता है। इट्स वेरी हेल्दी। वेरी हेल्दी। अच्छा, आज जो हमारे मेहमान हैं उनको हेल्दी हेल्दी चीज़ें खिला रही हैं ये। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये बनता कैसे है, इसको किस तरह बनाएं, क्या करें, मतलब जो कुकुम्बर के साथ क्या करना है हमने? इसमें हमने क्यूकम्बर ले लिया है, वाटर ले लिया है, उसमें मिंट लीव्स डाल दिए हैं, लेमन डाल दिया है और उसको अच्छे से ब्लेंड करके, अगर आप चाहते हैं इसमें शुगर ऐड करना तो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप शुगर ऐड कर लें। और अगर शुगर ना ऐड करें तो क्या टेस्ट आएगा? तो ये होगा कि मतलब थोड़ा सा अगर आप शुगर ऐड करें, अगर आपको मना नहीं है तो इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। फ्लेवर अच्छा आएगा। अच्छा, बात हो रही है टाइम के हवाले से, वक्त की कीमत आप देती हैं, वक्त की कीमत, या आपको टाइम दें कुछ, आप पहुंचती कभी हैं, कब किसी और टाइम मैं में? बिल्कुल टाइम पे पहुंचती हूँ। आपको ज़्यादा पता होगा, मैं टाइमली ही पहुंचती हूँ। वो तो हम गाड़ी टाइम पे भेजते हैं ना। नहीं, फिर अच्छा, भी आप टाइमली पहुंच जाती हैं? नहीं, मैं वैसे भी टाइम पे ही पहुंचती हूँ। अच्छा, क्या आदत होती है, लोग बहुत से लोगों की एक आदत होती है कि वो टाइम कुछ बताते हैं और आते कुछ हैं। मेहमान भी अक्सर ऐसा करते हैं, शादियों में बहुत लोग लेट जाते हैं। बस कुछ लोगों को लगता है कि ये अपने आप को थोड़ा ऊंचा दिखाने के लिए, बट ऐसा करना नहीं चाहिए। टाइम पे ही जाना चाहिए। टाइम पे ही जाना चाहिए। और अगर बार भी कहीं टाइम पे ना जाएं तो आप बिल्कुल हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस भी आपके पास मौजूद है। मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा हमारे साथ मौजूद हैं। बात हो रही है वक्त की अहमियत पे। मोहसिन भाई, वक्त की अहमियत कितनी ज़रूरी है, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम ये जानना चाहेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अलैहि। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो कि खालिक़ कायनात है। लाखों दुरूद सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो कि रहमतुल आलमीन बनाकर अल्लाह ने भेजा। शहरी भाई, जो सवाल है और ये इंतहाई अहमियत और बहुत ही फ़िक्र अंगेज़ सवाल है कि वक्त की अहमियत का कुरान हदीस में क्या है। अल्लाह ने कसम खाई है वक्त की, और अल्लाह कसम खा रहा है वल अस्र, कसम है वक्त की, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र, इंसान खसारे में। अब ज़रा इस आयत के इस हिस्से को देखा जाए तो पहले हिस्से में अल्लाह ने जो कसम खाई ये बताया कि जिस शख्स ने, जिस इंसान ने इस वक्त की कदर नहीं की तो आने वाला वक्त उसकी कदर नहीं फरमाएगा। इसलिए भी फरमाया गया कि इंसान खसारे में। अब वक्त की अहमियत अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह दो आमाल का बड़ा सख्त हिसाब लेगा। पहला, इल्म जो तुम्हें अता फरमाया उसको तुमने कितना नाफे बनाया, कहाँ तक पहुँचाया। दूसरा, जो तुम्हें वक्त दिया यानी फरागत के जो लम्हात थे, उन लम्हात को तुमने कहाँ पर गुजारा, उन लम्हात का तुमने क्या किया। तो मालूम ये चला कि वक्त की इस्लाम के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत है। और याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने क्यों फरमाया वमई यामल मिस्काल ज़रतिन खैर यरा वमई यामल मिस्काल ज़रतिन शर यरा, कि अच्छा जो करोगे एक लम्हे का भी वो भी उसका ज़्यादा मिलेगी, और थोड़ा सा भी गलती करोगे उसकी ज़्यादा मिलेगी। तो ये सारे काम वक्त पर ही तय हैं। और इसमें जो अमल दखल है वक्त का, उसको ज़रा गौर कीजिएगा। आप ये जानते हैं किरामन कातिबीन जिसे कहा जाता है, दो फरिश्ते हैं, जो एक दाएँ तरफ बैठा है, एक बाएँ तरफ बैठा है। अच्छे अमाल करते हैं तो वो दाएँ वाला लिखता है, बाएँ गलत अमाल करते हैं तो बाएँ वाला लिखता है। तो ये हर लम्हे आपको वक्त को काउंट किया जा रहा है। अब आप उस वक्त में क्या कर रहे हैं, अच्छाई कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं। पहली बात तो जो आप अमल करते हैं अल्लाह ताला उसको आपको दिखा रहा है कि ये तुमने काम किया। तो इस्लाम में वक्त की बहुत ज़्यादा अहमियत है और उसकी कदर करने की भी अहमियत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 चीज़ों से पहले 5 चीज़ों की कदर कर लो।
पहली चीज़ जवानी, यानी जवानी जाइए, बुढ़ापे से पहले उसकी कदर कर लो। बिल्कुल। अब देखा जाए आपके पास जवानी होती है, आप अपने वक्त को ज़ाया कर रहे होते कभी इस काम में कभी इस काम में, तो अल्लाह ताला फरमाया जब बुढ़ापा आता है इंसान कहता है हाय ये काम मैं कर लेता, हाय मैं दीन पर अमल कर लेता, हाय मैं नमाज़ पढ़ लेता, वरना उससे पहले इसकी कदर कर लो कि तुमने वो जवानी कहाँ गुजारी है। तो इस्लाम हमें समझा रहा है कि जो लम्हात और वाक़यात तुम्हें दिए उसकी कदर करो कि अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी तरक्की अता फरमाएगा। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों का टाइम भी ज़ाया करते हैं। उनके जहन में ये होता है कि ये क्या है, ये तो हमारा वेट कर लेगा। मतलब आपको टाइम देंगे 4 बजे का, आएंगे 6 बजे, और बड़ा आगे उनकी एक बात ये होती है हाँ बिज़ी था। तो ये जो हम दूसरों का टाइम ज़ाया करते हैं कि इसका गुनाह है। मैं अगर आपका टाइम ज़ाया कर रहा हूँ और मुझे आपको 5 बजे का बोल के 5 बजे आना चाहिए, मैं ये सोच लूँ कि यार ये इन्होंने क्या जाना है, कर लेंगे मेरा देखिए वेट। बात यह है अल्लाह के सामने हिसाब उस बंदे को भी देना है जिसने टाइम ज़ाया किया, उसने भी देना जिसका टाइम ज़ाया हुआ। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह फरमाया जो तुम्हें वक्त दिया तुमने वो कहाँ खर्च किया, तो पूछेगा कि तुमने जो वक्त दिया था तुमने क्यों खर्च ऐसा किया, और जिसने टाइम दिया था उसे पूछेगा तुमने उसका वक्त कैसा खर्च कराया। तो याद रखिए कि ये किसी गुनाह ही नहीं बल्कि अल्लाह पूछेगा, इसका अज़ाब भी होगा कि जो वक्त ज़ाया कर जाया जा रहा है। फिर एक बात में जो अभी भाई एक बात करते कि जो इंसान वक्त अपना 30 साल या 2 साल या कहीं भी लगाता है तो इंसान सोचता है कि यार ये वक्त मुझे वो चीज़ नहीं मिली, या तो हर एक का वक्त भी मुतय्यन है। बिल्कुल। अब जैसे मिसाल के तौर पर दुआ इंसान करता है तो कहता है यार फ़ौरन मिल जाए, फौरी तो कबूल तो नहीं होगी। अब यही बात आप समझ लीजिए कि अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाता है, कुछ दुआएं दुनिया में कबूल फरमाता है, कुछ आखिरत में रखता है। तो हर एक का वक्त है। अब आप जैसे मिसाल के तौर पर आज आपको जो चीज़ मिल गई, रोज़े मैशर हो सकता है उस वक्त में आपके लिए बेहतर नहीं थी, अल्लाह ताला उसका बदल आपको बहुत अच्छा अता फरमा और दे। बिल्कुल हर वक्त का एक टाइम, कहते हैं ना हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक वक्त आयुन होता है कि भाई आपको इस टाइम पे ये चीज़ मिलेगी। दुआ तो हम कहते हैं कि जी करते ही रहे, क्योंकि दुआएं जमा होती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने दुआ मांगी ज़ाया हो गई। और ये जो हम लोगों का वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं, इसी वजह से मैंने सवाल कर लिया कि ये भी गुनाह है और आपसे इसका हिसाब होगा। कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि दूसरे को शायद वो अपने से कम समझ के ये कहते हैं कि इसने कहाँ जाना है, इसके टाइम से क्या होता है, ठीक है 2 घंटे वेट कर लेगा। ऐसे नहीं होता भाई, हर बंदे का वक्त जो है वो उसके लिहाज से कीमती होता है। तो खुदारा इस तरह ना किया करें। अली भाई, आपने बहुत सारी अपनी लाइफ में, क्योंकि 30-32 साल का तजुर्बा है, इसमें कैरेक्टर्स किए होंगे, डिफरेंट कैरेक्टर। सबसे ज़्यादा मज़ा वैसे किस कैरेक्टर में आया आपको कि यार ये कैरेक्टर था, चाहे वो कैरेक्टर मशहूर हुआ और ना हुआ, लेकिन कोई एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिसको करके इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी होती है, अंदरूनी मज़ा भी आता है? जी जी, उसमें बेसिकली मैं तो कॉमेडी के करता हूँ। हाँ। तो नाबीन का जब मैं कैरेक्टर करता था इस थिएटर पे, हाँ। तो उसमें बहुत मुझे काम करने का मौका होता था। फिर उसमें यह है कि फ़र्ज़ करना मुझे मौलाना साहब से बात करनी है, तो मैं इधर बात कर रहा हूँ यानी इधर। हाँ। तो मौलाना साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? तो कहें भाई इधर, हाँ इधर ही बात कर रहा है। जी मौलाना साहब बताइए कैसे हैं आप? तो उसमें ये बहुत मज़ा आता था। अच्छा, एक कॉमेडी के बारे में कहते हैं कि ये एक बड़ा मुश्किल काम है कि दूसरे को हंसाना। एक होती है नॉर्मल एक्टिंग, ठीक है आपने डायलॉग पढ़ा और थोड़ी बहुत एक्सप्रेशन के साथ दे दिया, जो हमारे यंगस्टर्स आजकल कर रहे हैं। एक होता है करेक्टर, और ख़ास तौर पे अगर हम बात करते हैं कॉमेडी की, तो किसी को हंसाना, क्योंकि हमारे यहाँ लोग इतना आराम से हंसते भी नहीं है। वो कोई गिर जाए तो ज़्यादा हंसते हैं, हाँ, ज़मीन पे गिर जाए, कोई साइकिल से गिर बहुत जाए, है हमारे मुल्क में, बहुत टेंशन है। तो किसी को हंसाना बड़ा मुश्किल काम होता है। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। जब थिएटर करते हैं, कोई कॉमेडी थिएटर होता है, तो उसमें कभी कभी आर्टिस्ट, कभी कभी हमारा भी जुमला चूक जाता है, नहीं लगता, तो उस पर बहुत अंदर जाके शर्मिंदगी होती है। भाई हंसाई पीछे नहीं कोई? जाते यार ये तो मज़ा ही नहीं आया, मज़ा अभी नहीं क्या करें, फिर वो बड़े तरले करने पड़ते हैं कि अभी ऐसे करके जाएंगे। अच्छा, ये स्क्रिप्ट जो थिएटर्स के होते हैं या कॉमेडी स्क्रिप्ट होते हैं, ये खुद बनाने पड़ते हैं या कोई बना के दे देता है? नहीं, स्क्रिप्ट तो लिखा हुआ होता है थिएटर का खास करके, फिर उसमें जो है मज़ा डालना होता है। मज़ा डाल। एक ग्राउंड आ गया आपको, अभी प्लाट तो आ गया, घर बनाना है, तो उसमें रंग मंग डालते हैं अपने। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया पे एक और जो खबर है वो गर्दिश कर रही है कि आपकी बॉलीवुड में एंट्री हो गई है। इसकी बात की सदाकत क्या है? क्या बॉलीवुड जा रहे हैं आप? ये भाई मैं खुद परेशान हो गया। हाँ। शायद उसने सुना होगा, वो भी परेशान, ये कौन सा मेरे पीछे लग गया है। तो इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये सदाकत उस टाइम थी जब 2004 की बात है, हमारे इधर फिल्में बन रही थी, तो उस टाइम में हमारे आर्टिस्ट पड़ोसी मुल्क में भी जाते थे इंडिया में, और वहाँ के आर्टिस्ट भी यहाँ भी आते थे, काम होता था, करते थे। तो एक फ़िल्म बन रही थी, तुमसे प्यार है, तो वो परवेज़ कलीम साहब थे लाहौर के डायरेक्टर, वो आए कराची में, एक हिंदू था, वो बना रहा था फिल्म, क्योंकि वहाँ दुबई में उनका वास्ता था। तो उन्होंने इमरान हाशमी को भी इस फिल्म में कास्ट कर लिया 30 लाख में।
उस टाइम ये बहुत बड़ा था। बड़ी रकम। तो फिर हमारी फिल्म में आपको पता है लेट भी होती है ना, तो वो बनते बनते इतनी लेट हो गई। हमारे सीन भी हुए नदीम बेग साहब के साथ, अल्लाह ने सीन करवाए और हमने तो उन बातों के मज़े लिए। हाँ। सीन तो हुए और शफी मोहम्मद शाह भी उस फिल्म में थे विलन। अच्छा। तो वो भी इस फिल्म में दौरान ही अल्लाह को प्यारे हो गए। तो फिर हमारी फिल्म इतनी लेट हुई कि इमरान हाशमी 3 करोड़ पे चला गया। 30 लाख से 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़ पे हमारी फिल्म बन रही थी 80 लाख में, पूरी फिल्म का बजट 80 बजट इतना था। तो फिल्म नहीं बन पाई। मैंने ऐसे बात की एक इंटरव्यू में, तो किसी ने शायद समझी नहीं और फिर उसने वायरल कर दिया कि भाई ये तो उनके साथ आ रहे हैं। मैं खुद परेशान हो गया, शर्मिंदा हो रहा था। अभी ये बात तो बड़ी झूठी चल रही है। नहीं देखिए, शर्मिंदा होने की बात नहीं है। आप माशाल्लाह अगर वैसे मुझसे कोई पूछे और इमरान हाशमी या और भी इंडिया के अदाकार अगर उनसे हमारे अली भाई का मवाजना करेंगे तो अली भाई टैलेंट में उनसे बहुत ज़्यादा है। ये बात तो मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि 30 साल का तजुर्बा, फिर बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी से कहते ग्राउंड से उठकर आप यहाँ तक पहुँचे, तो टैलेंट में तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं, हकीकत नहीं है। वो 80 लाख तो बजट था और 3 करोड़ तो सिर्फ वो इमरान भाई मांग रहे थे, तो कैसे होता पूरा। तो ये चीज़ हमने क्लियर कर दी कि कुछ ऐसा है नहीं। अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं कि एक्टिंग ज़ाहिर है आपने की है, लेकिन इतनी आप खुद इंटरेस्टेड नहीं है। कोई एक ऐसा कैरेक्टर है जो आप चाहती हैं मैं करूं, कैरेक्टर कोई ऐसा है? मैं बिल्कुल कैरेक्टर ऐसा करना चाहती हूँ। मुझे बेसिकली ये चीज़ होती है कि कोई भी कैरेक्टर कर रहे होते हैं ना हम, तो हमें उस कैरेक्टर के बिल्कुल अंदर जाना पड़ता है। क्योंकि जब तक आप उस कैरेक्टर के अंदर नहीं जाएंगे तो आप वो एक्ट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो एज सच कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर तो नहीं है, लेकिन हाँ मुझे है अंदर से शौक है, मगर क्योंकि बहुत टाइम टेकन जॉब है ये वाली ना, ड्रामास की ना, और जैसे वक्त की अहमियत पे आज आप का टॉपिक है, तो मैं भी उस लिहाज से कुछ थोड़ा सा कहना चाहती हूँ। जी प्लीज़। कि जैसे भाई ने भी बताया कि एक स्पेसिफिक टाइम है हमारे पास, और जिस तरह से इस्लाम के हिसाब से हमारे दीन के लिहाज से भाई ने बड़ी अच्छी वो सारा बात की है। तो मैं भी ऐसे सोच रही थी आज आने से पहले कि जैसे हम लोग मॉल वगैरह जाते हैं, ठीक है, और हमें पता होता है ना कि हमने इस टाइम पे मॉल जाना है, इतना टाइम जाने का लगेगा, इतना टाइम वापस आने का लगेगा, वहाँ इतना टाइम शॉपिंग ये सब काम करने हैं, और इस टाइम में मैंने वापस आना है। मतलब हमें उस वक्त की अहमियत का पता होता है, और हमने एक टारगेट सेट किया हुआ होता है कि इस टाइम में ना, इस टाइम ड्यूरेशन में काम हमने ये वाला स्पेसिफिक टाइम है और हमें ये वाला काम करके पूरा आना है। मगर इंसान को जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा, तो वो जो टाइम पीरियड हमें मिला, हमें उस टाइम पीरियड का नहीं पता कि वो हमारे पास कितना टाइम पीरियड है, हमारा कब वो वक्त आ जाए और हमें फिर उसके बाद मोहलत ना मिले। तो जो हमें ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड मिला इस दुनिया की ज़िंदगी में, जो हमें वक्त अल्लाह ने एक नेमत के तौर पे अता की, उसमें हमें अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। आप जैसे बात कर रहे थे ना कि कोई कैरेक्टर आप करना चाहती हैं, तो मैं कहती हूँ कि यही जो रियल लाइफ कैरेक्टर है ना, इसी में अगर हम बेस्ट परफॉर्म कर लें, क्योंकि शेक्सपियर ने भी ये कहा है कि एक दुनिया जो है एक स्टेज है और हम सब अपना रोल प्ले करके चले जाएंगे। सही बात है। और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और इसमें आयशा आपने ये भी देखा होगा कि चाहे मर्द हो या औरतें, हमें जब कोई अपने मकसद का काम होता है तो हम उसके लिए टाइम भी बना लेते हैं और हम टाइम ड्यूरेशन भी फिक्स कर लेते हैं। लेकिन नमाज जो हमें 5 टाइम कही है उसमें हम घुमाते रहते हैं, चलो थोड़ी देर में पढ़ लेते हैं। जो अजान का टाइम होता है ज़्यादा बेहतर वो होता है, चले आप कहीं बिजी हो, लेकिन हम उसमें कुछ ना कुछ करते रहते हैं, सुस्ती दिखाते रहते हैं कि चलो थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, थोड़ी देर में, चलो अब तो जोहर का वक्त निकल गया, असर में पढ़ लेंगे। ये हम लोग बड़ा करते हैं, और ये बड़ी इन्होंने अच्छी बात की, क्योंकि शेक्सपियर साहब ने भी यही कहा था कि भाई दुनिया एक स्टेज है, हम सब आएंगे, अपना रोल प्ले करेंगे। लेकिन जो आयशा ने बात की बड़ी अच्छी, कि पता नहीं है हमें, बाकी चीज़ों का तो हमें पता होता है कि ये शो है, इसका इतना टाइम है, सेगमेंट का इतना टाइम है, लेकिन हमारी ज़िंदगी का कितना टाइम है ये हमें नहीं पता। अच्छा आयशा, ये क्यों है कि हमारे यहाँ ड्रामों में ज़्यादातर हम देखते हैं, पाकिस्तानी ड्रामों में और इंडिया के भी ड्रामों में थोड़ा बहुत ऐसा होता है, ख़वातीन पे ही सारे जुल्म हो रहे होते हैं दुनिया जहान के। सही बात है। क्यों है ये? मतलब ये ज़्यादा बिकता है, लोग देखना चाहते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, जी ख़वातीन पे जुल्म कर दो, ड्रामा हिट, एक उसमें तेज सी सांस दिखा दो, सांस को बेचारी को हमेशा तेज दिखाते हैं, जबकि बेचारी बहुत अच्छी सांसें भी हैं,
इक्का दुक्का की वजह से सबको ऐसा कर दिया सही है, बात नंद है। भी तेज होगी, खाला अच्छी होगी, दूसरी शादी होगी, दूसरी शादी होगी। हाँ। ये क्यों है? ये यही चीजें इससे बाहर नहीं आ रहे हम क्योंकि लोग। मेरे ख्याल में यही चीज़ें चल रही हैं ज़्यादा, मतलब यही चीज़ें आवाम ज़्यादा देखना पसंद करती है, मुझे ऐसा लगता तो है। ये क्यों बना दिया गया कि जी सांस होगी तो उसने तेज ही दिखाना है, हाँ, या दुनिया की सबसे मजलूम या दुनिया की सबसे तेज, ये म्याना रवि पे क्यों नहीं चल रहे हम लोग? ये वाकई में एक बहुत अहम सवाल है, और अगर कभी मैंने डायरेक्ट किया कोई ड्रामा या कोई स्टोरी लिखी तो मेरे ख्याल में उसमें एक नई चीज़, हम लोगों के यहाँ ना कोई नई चीज़ नहीं आती है, मतलब वही जो आप वाली बात है कि वही चीज़ें ना आती जा रही हैं, जिसमें कि या तो सास तेज़ है या बहू तेज़ है, या नन तेज़ है, या मतलब ये कि औरत को ही घुमा फिरा के ना कहीं दूसरी औरत एक औरत से पिस रही है। हाँ, औरत औरत से की दुश्मन हाँ, बनी हुई है, वैसे ये तो बिल्कुल, है, बिल्कुल औरत ऐसे औरत ही की है। दुश्मन है, लेकिन हाँ, लेकिन ये एक अजीब सा वो बन जाता है कि ड्रामे में बस यही चीज दिख रही होगी और लोग देखना भी ये पसंद करते हैं। लोग बेसिकली देखना ये चाहते हैं। क्या जो नए डायरेक्टर्स हैं, चले डायरेक्टर तो डायरेक्ट करेगा, जो प्रोड्यूसर है, जो फाइनेंसर है, वो कोई नई स्टोरी पे काम करते हुए डरता होगा कि भाई हो सकता है पैसा हो डूब सकता जाए, है, जी बिल्कुल ऐसा है पैसा कि- डूब जाए। जबकि हाँ। इसकी एक बड़ी मिसाल जो अर्तुगरुल ड्रामा था, जबकि वो एक इस्लामी हिस्ट्री में बना हुआ था, सही वो बात। कितना हिट हुआ और आज तक उसके करेक्टर भी हैं, उसके तो पापड़ भी आ गए उसके नाम के। अर्तुगरुल पापड़, हमारे यहाँ जो चीज़ हिट होती है उसके नाम के पापड़ आ जाते हैं, बल्ले के नाम के भी पापड़ आ जाएंगे, इनकी तस्वीर लगी हुई होगी, इनको नहीं पता होगा, इन्हें कुछ नहीं पता होगा, लेकिन वो पापड़ आ जाएंगे। तो ये हमारे यहाँ इस चीज़ पे भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, लेकिन डरता है फाइनेंसर पैसा लगा दे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल जी, इन चीज़ों पे काम करें, वरना तो मैं कहूँगा यही चलता रहता है, सास तेज, नन तेज, बहू तेज, दो चार करेक्ट जो रिश्ते जो बड़े एहतरामन रिश्ते होते हैं, सास का रिश्ता बड़ा एहतराम का होता है, माँ होती है हमारी दूसरी, या नंद है, इनको तेजी दिखाते हैं। कुछ अच्छे नॉवेल्स थे, जैसे कि उमैरा अहमद का अलिफ था, उसका ड्रामा जो बना वो कितना हिट हुआ। हाँ, कि ये इस पे करना चाहिए, कुछ नया मतलब इन्वेंट बहुत करें। अच्छे जो लिखने वाली राइटर्स हैं, फरहत इश्तियाक है, निम्रा अहमद हैं, इनके ड्रामों को जब हम एक पिक्चराइज करते हैं और ड्रामे की फॉर्म में इनके स्टोरीज को, नॉवेल्स को, तो वो एक बड़ा अच्छा सा एक डिफरेंट टॉपिक सामने आता है। डिफरेंट टॉपिक्स भी लाएं, कुछ चेंज करें भाई, जितने भी ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब हैं चेंज करें। अच्छा, बात सोशल मीडिया पे हो रही थी, अली भाई ने एक बड़े मजे की बात बताई, कोई यूट्यूबर ने ये खबर फैला दी कि अली भाई अब करोड़ों रुपया कमा रहे हैं और इन्होंने करोड़ों रुपया जो है वो कमा लिया। अली भाई वो करोड़ों रुपया कहाँ गया और उसके बाद क्या हुआ? सर ये तो बिल्कुल अचानक ऐसे हुआ, मैंने खुद देखा, एक यूट्यूबर था, चीख चीख कर रहा था, एक गरीब आदमी, एक मिस्किन आदमी, मिस्कीन भी बना दिया। हाँ, अचानक वो करोड़पति बन गया। और करोड़पति बन गया, 3 करोड़ यहाँ से मिले। रिश्तेदार गरीब आ गए मेरे, भाई कुछ हमारी मदद कर रही यार। मैंने कहा भाई आपने तो पहले अकाउंट चेक किया होगा, आ तो नहीं गया स्क्रीन में मेरे पास। फिर उन्होंने कहा भाई ये कह रहे, मेरे कहा भाई ये अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और देखिए अब तो इन्होंने बात ये ऑन एयर भी बोल दी, वरना रिश्तेदार बोल रहे होंगे हमें बताना नहीं चाह रहा, नजर ना लग जाए। तो नहीं, वो इतने मिलते हैं, ज़ाहिर फ़र्क पड़ता है, कोई गाड़ी, कोई ये वो, कोई। अच्छा, नहीं अली भाई, ये वैसे क्या वजह होती है जब कोई बंदा मशहूर होता है तो उसके नाम से बिला वजह की अफवाहें निकालना शुरू कर देते हैं, जी फलाना, अभी ये ना आ जाए आपकी तीसरी चौथी शादी की भी अफवाह ना उड़ जाएगा, ये भी अफवाहें उड़ जाती हैं। जी जी, असल में सोशल मीडिया का दौर है, सब लोग कमाना चाहते हैं सोशल मीडिया हाँ। से, तो कोई ना कोई खबर ढूंढ रहे होते हैं या अपनी खबर बना लेते हैं। थंबनेल ऐसे होते हैं कि बस ये चीज़ अंदर होगी, हाँ, कुछ लेकिन मजे का अंदर नहीं होता है, अंदर कुछ ऐसी नहीं होता। ऐसी नहीं होता। तो ये चीज़ें हैं, सोशल मीडिया के जो नौजवान आए हैं वो कमा रहे हैं, बिला शक कमाएं। और ऐसे था, एक दफ़ा मुझे मार भी दिया था। हैं, अल्लाह हाँ, खैर। मैं अभी घर के छत के ऊपर टांकी खुद साफ कर रहा था, पानी वाली। अच्छा, तो मेरा दोस्त आया, कहता यार तू कड़ा इधर, ये सोशल मीडिया चल रहा है, तू मर गया है। भाई मुझे कंदकोट से गोटकी से फ़ोन कर रहे हैं, भाई तुम मर गए। भाई मैं जिंदा हूँ, मर नहीं गया। बोलो नहीं मैं जिंदा हूँ भाई, फोन उठा रहा हूँ तो फिर जिंदा हूँ। मैं उस टाइम लाइव आया, भाई मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। तो ऐसे ही अफवाहें भी फैलाते रहते हैं। अच्छा, ये वाकई में एक बंदा मशहूर हो गया, अल्लाह ताला ने उसको मशहूर किया, उसके पीछे मेहनत है, अपने तौर पे अपने भाई पैसे आप कमाएं, अपने तरीके से कमाएं ना। ये क्या बात हुई करोड़पति बन गए, अभी FBI नोटिस भेज दिए इनको कि भाई अब आपने इतना पैसा कमा लिया, लाए हमें भी दें टैक्स। फिर कहाँ क्या क्या करते फिरेंगे। अच्छा अली भाई, वैसे मशहूर होने के बाद की लाइफ थोड़ी प्रॉब्लम वाली हो जाती है? उसमें ये होता है, तो हम पहले देखते थे जो अदाकार थे बड़े बड़े, वो बाहर नहीं निकलते थे, वो अब पता चल रहा है वो कि क्यों नहीं निकलते थे, क्योंकि वो खाएगी नहीं से। अभी एक रेडी पे छोले खा रहे थे, तो अच्छा आप छोले खा रहे हैं, भाई क्या सोना पके? मतलब क्या कर रहे हैं, छोले ही खा रहे हैं, बचपन से खा रहे थे तब नहीं देखा, अब खा रहे तो क्या हो गया? तो ऐसे है। हाँ, ये ऐसे लोग भी बहुत मिलते होंगे। अच्छा, और फिर एक होता है जो लोग कॉमेडी करते हैं
उनसे बड़े फ्री होके भी मिलते फ्री हैं। होके मिलते हैं। अरे भाई क्या हाल है, कैसे, मतलब एक होता है कि चलें आप, लेकिन वो बचते हैं कि यार ये तो अपना ही बंदा है, क्या हुआ। तो ऐसा होता है आपके साथ? प्यार बहुत करते हैं प्यार करते हैं लेकिन मतलब वो टाइम नहीं देखते कहीं भी सर। शुरू तो होते हैं। जो हीरो या विलन के रोल करते हैं ना, तो लोग उनसे ऐसे दूर थोड़े खड़े होते हैं ना, हमारे को तो ऐसे पकड़ लेते हैं, भाई तो सिर्फ हाँ, तो हम ऐसे वो खींच रहे सेल्फी। ये चीज़ वाकई में बड़ी होती है। मैंने नोट किया है कि जो लोग कॉमेडी करते हैं तो उनसे एक अलग ही तरीका होता है। हाँ, विलन का जो रोल करता है उससे ज़रा पीछे पीछे रहते हैं। अच्छा, ये जब हम किसी कैरेक्टर को देखते हैं तो हम इसके ऊपर एक अपने आप को तारीफ भी कर लेते हैं कि शायद ये आम जिंदगी में भी ऐसा ही है। वो अच्छे लोग होते हैं बहुत, आर्टिस्ट तो सब अच्छे होते हैं, लेकिन जो विलन के रोल करते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है कि जो बंदा जो कैरेक्टर कर रहा है हम उसको लेके उसके कैरेक्टर से अपनी राय एक बना लेते हैं, ये गलत है। अब कोई कॉमेडी कर रहा है, हो सकता है वो आम जिंदगी में बहुत सीरियस हो, ये उसका टैलेंट है कि वो कॉमेडी कर रहा है, और जो विलन का रोल कर रहा है हो सकता है वो बिल्ली देख के भी भाग जाता हो। तो आप इसको अपने पे तारीफ मत कर लिया करें। किसी बेचारी औरत ने अगर कैरेक्टर कर लिया तेज सांस का तो उसके बच्चों के रिश्ते नहीं होते। तो इस चीज़ को ज़रा बदलें। कैरेक्टर अपनी जगह होता है और रियल लाइफ में हर इंसान जो होता है वो अलग होता है। सहरी का दस्तरखान यहाँ पे लगा हुआ है और जो मारवी ने तवा चिकन कीमा बनाया था बहुत ज़बरदस्त था, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही खा लिया। और अभी हम अपने मेहमानों से भी पूछेंगे, लेकिन आपको दो और नए नन्हे मेहमानों से मिलाते हैं जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम? मेजर मोहम्मद अब्दुल हादी। ओके, आप कौन सी क्लास में हैं? कौन सी क्लास में आप? KG2। KG2 में आप? ओके, और आपकी फेवरेट टीचर कौन है? सर पढ़ाते वो तो। सर पढ़ाते हैं। अच्छा सर का हादी, नाम? हादी मुझे ये बताएं, आप इतने परेशान क्यों बैठे हैं, क्या हो गया? नींद आ रही है क्या? टेंशन क्या हुई हुई है? नींद आ रही है? तो नींद कितनी आ रही है? अभी सोना है, सो जाओ, पीछे मैं लगवा देता हूँ तुम्हें जगह, हैं? या घर जाके सो गया आराम से? घर जाके सोऊंगा मैं। घर जाके सोगे तो क्या तुम्हें डांट डपट के तो नहीं बिठाया ना, ये हम में से किसी से डर लग रहा है? हैं? तो क्या बनोगे बड़ोगे तुम हादी, ये बताओ मुझे। फौजी। फौजी बनोगे, और मुश्किल होती है ट्रेनिंग, पता है तुम्हें? और उसमें नींद वींद कुछ नहीं होती, जागना पड़ता है बहुत देर देर तक। वो तो अपने मुल्क के लिए करना पड़ेगा ना। हाँ, ये क्या बात की है इन्होंने। हादी कहते हैं ना, वो एक ही छक्का मारा है इन्होंने, निकल के बाहर, सीधी बॉल ग्राउंड से बाहर, इसके बाद कोई सवाल नहीं बनता। अच्छा हादी ये बताओ, घर में सबसे अच्छा कौन लगता है? मम्मा पापा दोनों। बेटा और कोई रहा नहीं ना, मम्मा पापा जब दोनों हो गए, किसी एक का बताना होता है, जब आप किसी एक का बताते हैं तो आपको गिफ्ट मिलता है, और ये ज़रूरी है, ये रूल है यहाँ का। कोई भी एक बता दो। कोई भी एक बता दो, घर जाके बाद में देख लेना, हैं? इतना टाइम थोड़ी है। मामा पापा दोनों ही पसंद है मुझे। चलो मैं इतना नहीं फंसाता भाई, इसको इतना नहीं फंसाते। उनकी तरफ आते हैं जी। हेलो, क्या नाम है आपका? अब्दुल बारी। वेरी नाइस अब्दुल बारी। आप स्कूल जाते हो? नो। ओके, आप कार्टून देखते हो? नहीं। फिर क्या देखते हो? व्लॉग देखता हूँ। व्लॉग देखते हो? किसका आजकल के व्लॉग बच्चे देखते हैं हो? भाई। पता है, मैं बताऊंगा नहीं। पता है, पर बताऊंगा नहीं मैं। नहीं। ओके, बहुत नखरे चल रहे हैं भाई, बताएंगे नहीं। अच्छा घर में कौन अच्छा लगता है आपको? मम्मा। हैं? मम्मा। मम्मा क्यों अच्छी लगती हैं? हाँ, मम्मा क्यों अच्छी लगती हैं आपको? इसलिए इसलिए अरे क्या है कहा था, भूल गया। क्या बोल के भेजा था मम्मा ने, क्या कहा था भूल गया। अच्छा पापा मारते हैं आपको, डांट लगाते हैं? नो। फिर कौन लगाता है? मम्मा लगाती है पापा को डांट, हैं? है ना? चले जी, बहरहाल बच्चे जो होते हैं ना इस तरह घबरा रहे होते हैं अमूमन जब भी आते हैं। क्विज के गिफ्ट बॉक्सेस हैं जो आपके साथ जाएंगे। वैसे तो आपने एक सवाल का जवाब सही नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं। बच्चे जो होते जा रहे छोटे छोटे होते हैं, आते हैं घबरा जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और इंशाल्लाह आप बड़े होकर फ़ौज में भी जाएँ और मुल्क का नाम भी जो है वो रोशन करें। अली भाई, जो तवा चिकन कीमा था कैसा लगा आपको? यकीन करें, मैं तो ये सोच रहा था कि इतनी खूबसूरत ये शेफ खड़ी हुई हैं, ये क्या पकाएंगी, ये हाँ। तो नाजुक होगी। हाँ, माशाल्लाह इसने जितनी चीज़ें पकाई हैं, यकीन करें तो ये अपना होटल खोल ले बस। ये खोलने का सोच रही है। अच्छा ये कहती हैं कि इनको बहुत अच्छी सिंधी आती है, जरा चेक तो करें, पता नहीं हमें बेवकूफ़ बना रही हो। तव्हां ॾाढो सुठो खाधो पचायो आहे। थैंक यू सो मच। हाँ, ज़बरदस्त। वणियो इलाही। हा, असांखे ॾाढो वणियो। ही मानी बि तव्हां पचाई आहे? न मानी मानी पचायो आहे, घुराई बिल्कुलु। त ॿाहिरो। जी बिल्कुलु। बाक़ी हे जेके कुझु तव्हां न माशाल्लाह, सिर्फ हे पचायो आहे। इहो कीमो, जी बिल्कुलु। हा तवा कीमा जो ॾाढो सुठो हुयो। थैंक यू थैंक यू तो इंग्लिश का वर्ड है, थैंक यू तो इंग्लिश का वर्ड है। सिंधी नहीं है, सिंधी में भी मेहरबानी, शुक्रिया, मेहरबानी। मेहरबानी। हाँ, इन्हें भले का मतलब नहीं पता था। इन्होंने बताया मुझे 2 दफ़ा इन्होंने भले किया, मैंने कहा इनको पता होगा।
आती है इनको, आती है पक्की बात हाँ है? नहीं बिल्कुल भाई सिंधी पक्की तो बात है, आ आती रही है पक्की पक्की सिंधी। भे बनाई है आपने कभी? भे भे बनाई है, हाँ। बे बे भे बड़ी मशहूर सिंध की डिश है। वेरी आयशा आपको कैसा लगा जो इन्होंने बनाया? बहुत मज़े का, बहुत अच्छा था। अच्छा आप वैसे हैं फूडी हैं आप? बहुत बहुत फूडी है, मतलब इतना आपने अपने आप को अभी तक माशाल्लाह मेंटेन किया हुआ, तो बहुत फूडी कैसे हुई आप? ये तो मेरे घर वालों से पूछे आप। बहुत फूडी पे जरा सा मैं डाउट में हुआ। अच्छा वैसे एक बात बताएं, आप कुकिंग में क्या क्या कर लेती हैं? कुकिंग करती हैं आप? सब कुकिंग करते माशाल्लाह। पक्की बात है? जी जी बिल्कुल पक्की बात। ऐसा तो नहीं है कि अभी आपने कहा चलो नहीं, बोला और वहाँ मेरे घर वाले घर हंस रहे वाले- हो? नहीं, नहीं, घर नहीं। वाले हंस रहे हो, अरे नहीं, यार नहीं। ट्रांसमिशन में बैठ के ऐसा बोल रही नहीं, है। मेरे घर वाले ही नहीं, मेरी जितने फ्रेंड्स एंड फैमिली, मेरे सब इन लॉज, मेरा पूरा फ्रेंड्स का सर्कल, सब इस बात के गवाह हैं कि मैं बहुत अच्छा खाना तो बनाती क्या हूँ। चीज़ अल्लाह का अच्छी, करम क्या है। चीज़ अच्छी बनाती हैं आप खाने में ज़्यादा? एक होता है ना सारी एक चीज़, पाकिस्तानी डिशेस। शुक्र, वरना ज़्यादातर लोग कहते हैं पास्ता लाजानिया, हमें नहीं समझ आते भाई ये नहीं, खाने, हम नहीं खाते। पाए, चने की दाल का हलवा, आह। ट्रेडिशनल किस्म के जो खाने होते हैं ना वो। अच्छा आपने स्टार्टिंग में कहा कि जब आप पिछली दफ़ा आई थी तो आपने कहा था कि एक बच्चा अच्छा है और फिर आपको पूरे साल ताने सुनने को मिलते रहे या तनकीद होती रही। चले आज मैं सवाल चेंज कर देता हूँ, आप ये बताएं आपको अम्मी अब्बू से कौन अच्छे लगते हैं? आज चेंज कर दिया मैंने, सवाल ही चेंज कर दिया है। ये तो और लड़ाई हो नहीं, जाएगी। इसमें क्या, ये तो भाई देखें अच्छे सब होते हैं ना, एक ज्यादा जो अच्छा होता है, कौन है ज्यादा? अच्छे की बात नहीं होती ये मतलब है। ज्यादा से आपके Close, किससे क्लोज close। किससे? चले ये बता दें। मैं अपने अब्बू से ज्यादा क्लोज हूँ। चलें ठीक है, अब आपने सुन लिया होगा आंटी, अब आप निपटिएगा। अच्छा अली भाई वैसे बहुत सारे अलग अलग खाने होते हैं, आपको किस तरह के खाने पसंद हैं? अब एक ये बता रही होती हैं पास्ता लाजानिया, या देसी खाने ही अपने सेट है? सर हमारे देसी खाने जो है ना, उसकी बात हम नहीं तो है। अपना जो साग होता है पल्ली का, हाय, हाय, चावल की रोटी, मछली, ओहो, ये हम ऐसे किस्म सही के कह रहे हैं। ये चीजें पसंद आती हैं। अब ये जो पास्ता वास्ता आ गया, ये नहीं, ये ये हमें आप समझ- बहुत दिन तक नहीं खा सकते और ये हैं हमें ना। समझ भी नहीं आते, मुझे तो नहीं आते, मुझे नहीं आते। अली भाई आपके कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। हाँ, तो उनमें से सबसे फेवरेट कौन सा आपको? फेवरेट जो है वो तो तकरीबन हकीकत ये है, यकीन कर मुझसे लोग पूछते हैं हम प्यार, अरे बच्चों को सब बच्चों से आप नहीं, प्यार नहीं, करते हैं। समझ में नहीं आता कि कौन प्यारा है हमें। भाई देखिए इतने ज़ाहिर सारे माँ बाप ज्यादा के लिए बात मानता है हाँ ना। ज्यादा कौन जिससे वो आप तो ऐसे, वो तो मुझे जो प्यारी है वो छोटी बेटी है, मरियम बतूल नाम है उसका। अच्छा माशाल्लाह। तो वो मुझे बहुत प्यारी है, सबसे छोटी है। तो बाकी सब बच्चे तो बहुत प्यारे अब हैं। ये तो नहीं हो रहा था आप सो रहे होते हैं, बच्चे सेल्फियां ले रहे होते हैं अब्बू के साथ ही हैं? ऐसा तो नहीं होता? होता है ना भाई, अब्बू मशहूर हो गए, अब आओ सेल्फियां लेते रहो, अब्बू सो रहे हैं, अब्बू जाग रहे हैं। अच्छा ये स्कूल में कभी कभी एतबार नहीं करते हैं बच्चे इनसे ना। हाँ ये भी बड़ा मसला होता हाँ, है। एक मेरा भतीजा आ गया, कहते हैं भाई उससे तस्वीर निकाल लो चाचू, वो एतबार ही नहीं करेगी, ये तुम्हारा चाचू है। तो वीडियो बनानी पड़ती है, तस्वीर भी अब लोग कहते हैं बना ली होगी, वीडियो बना के दो, नहीं भाई ये मेरा ही भतीजा है। ऐसे होता है बिल्कुल। तो ये तो नहीं होता इस बच्चों के स्कूल से भी अब फोन आ रहा है जी आपने आना है हाँ जबरदस्ती वो अब, बिल्कुल बिल्कुल शोज होते हैं ना उनके, तो वो जरूर बुलाते हैं। बगैर बजट के? बस जाते हैं, क्या तो करें। बगैर बजट के क्या फिर फीस भी नहीं देंगे हम? अली भाई ये तो फीस जाती तो है, ले लेते हैं भाई, ये तो जाती है फिर भाई, बगैर बजट के क्यों जाओ? फीस ले लेते हैं, अगर लेट हो जाए तो फिर हाँ, जुर्माना भी लगाते हैं। हाँ ये तो जाती नहीं है एक तरीके से कि बजट के बगैर ही फ्री में बुलवा रहे हैं। बस क्या बच्चों के लिए करना पड़ता है ये। तो आपकी छोटी बेटी से आप ज्यादा जी, जी, हाँ। क्लोज हैं। अब वैसे कैसे अब्बू हैं आप? सख्त अब्बू हैं या थोड़े डांट डपट करते हैं? असल में थोड़ी सी इसलिए मैं सख्ती करता हूँ, वो ऐसे नहीं समझे कि ये मस्करा है। ये तो हम इसको तो ऐसे ही घुमा लेंगे, तो थोड़ा सख्त घर में, लेकिन फिर हंसी आ जाती है खुद ब खुद। अच्छा ये एक बड़ा मसला होता है कि जैसे अब आप कॉमेडी ज़्यादा करते हैं तो लोग, बच्चे भी कहते होंगे वो तो कॉमेडी कर रहे हैं, क्या डांटेंगे, क्या डांटेंगे, तो आ जाते हैं रोब में। खासतौर पे लड़के नहीं संभलते, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लड़कों का ये बड़ा मसला रहता है, लड़के नहीं संभलते। आयशा माशाल्लाह आपके भी 2 बेटे हैं, आ जाते हैं उसमें डांट में या नहीं? कहते हैं आप तो हर वक्त मुस्कुराती रहती हैं, आपसे क्या डरे हम? नहीं, ये अब मुस्कुराती रहती हूँ ना, जब वो छोटे थे जब इतना नहीं मुस्कुराती थी, अब तो बड़े हो गए हैं ना। तो अब पहले बचपन में आ जाते थे रोब में? बहुत ज्यादा। लगता नहीं है भाई। अच्छा कुछ लोगों के जैसे अब आयशा का जो चेहरा है ना वो हर वक्त खिलखिलाता रहता है, तो लोगों से डरते नहीं है, वो डराने के लिए ज़रा सा सख्त आंख रखनी पड़ती है। लेकिन बहरहाल आप ये जो सेगमेंट होता है हमारा, इसमें हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं कि फैमिली के साथ कैसे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप इन लोगों को स्क्रीन पे देखते हैं और अलग अलग कैरेक्टर में देख के ना फिर अजम्पशंस ये हो जाती हैं कि नहीं भाई ये ऐसे ही होंगे, ऐसे नहीं है। अली भाई थोड़ा घर पे बच्चों पे सख्ती भी रखते हैं, लेकिन वो बाद में अलग बात है ऐसी आती है। और आयशा ने बताया कि जब बच्चे छोटे थे तब वो डराते थे, अब डर जाते थे। अब ये सच है नहीं, ये तो बच्चे में बाद में बताएंगे। और एक बात इन्होंने और बताई है कि अब्बू से ज़्यादा क्लोज हैं, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। हमारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई हम ये देखते हैं कि जो हमारे यहाँ आर्टिस्ट हैं, जिनको मैं एक्चुअल आर्टिस्ट कहता हूँ, जैसे कि आप हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की, नीचे से ऊपर तक आए, अल्लाह ताला ने आज आपको एक मुकाम दिया,
लेकिन बहुत से ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जो अपने वक्तों में बड़े मशहूर थे, बड़ा उन्होंने नाम बनाया, लेकिन पैसा नहीं बनाया क्योंकि उस वक्त एक ही टीवी चैनल होता था। जी जी। हिट आप फ़ौरन हो जाते थे, लेकिन फाइनेंशियली तौर पे आप इतने स्ट्रांग नहीं होते थे। फिर हमने उनका जो एंड देखा वो बहुत ही कस्मा पुरसी में देखा, उनके पास पैसा नहीं था, उनके हालात अच्छे नहीं थे। आप क्या नहीं समझते कि हुकूमत को एटलीस्ट उन आर्टिस्ट को जो पहले के वक्तों से काम कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे बचपन को बड़ा खूबसूरत बनाया है, उनके लिए कुछ करना चाहिए? बिल्कुल सर, भाई इसके तो इदारे हैं, सकाफत एक इदारा है, फिर आर्ट काउंसिल जो हैं वो भी देखभाल करती हैं आर्टिस्टों के, शायरों के जो लिखारी हैं उनका, लेकिन जो हकदार हैं उनको मिलता नहीं है। हाँ, वो तो सोर्स पे हो जाता है ना, जो पहले जिसने सोर्स लगा दी उसको दे जी दिया। जी जी, ऐसे है सर। हमने ये सारा कुछ देखा, जो आर्टिस्ट बड़े बड़े आर्टिस्ट पीटीवी के भी देखे जिन्होंने घर नहीं बनाए, बिल्कुल वो किराए पे ही रहे, फौत हो गए, पीछे जो औलाद है वो बेचारी पता नहीं क्या हुआ होगा उनका। तो ये सोच कर हम भी थिएटर के आर्टिस्ट थे, इसलिए मैंने साइड में और बिज़नेस भी शुरू किया था। मैंने रियल एस्टेट का, फिर फिशिंग का। मैंने कहा ये काम ज़रूरी है, ये भी चले, लेकिन वो ज़रूरी है। इससे मेरा इश्क था कि इससे मिले नहीं मिले, लेकिन इश्क ये पूरा करना है। लेकिन बच्चे हैं, खुद है, जाहिर है। तो इसके लिए ये साइड में और काम भी ज़रूरी है। अच्छा, आप क्या समझते हैं, अदाकारी को एज अ शौक, एज अ पैशन लेना चाहिए या एज अ प्रोफेशन भी लेना चाहिए? क्योंकि देखें प्रोफेशनली अब तो फिर भी टीवी चैनल्स हैं तो काम मिलता है, लेकिन पहले तो बिल्कुल नहीं था। सर मैं आप, हाँ बिल्कुल ऐसे था। जो मैं पीटीवी का दौर जो बता रहा हूँ, उसमें प्रोड्यूसर ये कहते थे भाई ये अमीरों के लिए है हाँ, अदाकारी, क्योंकि वो जो अमीर लड़के होते थे या अदाकार होते थे वो पैसा खर्च करते थे। पहले तो ये बहुत प्रोड्यूसर होता भी, था, हाँ बिल्कुल, उनको गाड़ियाँ लेके देते थे। प्रोड्यूसर पहले लिया करते थे। हाँ सही कह ऐसे रहे हैं था। आप। तो उस वाकई वो जो टैलेंटेड गरीब था वो तो पिस जाता था, वो पहुंच नहीं पाता था वहाँ तक। तो आपको पहली पेमेंट कितनी मिली थी किसी भी वक्त? हाँ। तो पहली दफ़ा मिली थी, कितने पैसे मिले थे? सर पहली मर्तबा मुझे थिएटर पे जो बड़ी पेमेंट मिली वो 150 रुपया था। अरे वाह, हाँ, ये तकरीबन 90 में। उसकी खुशी अलग होगी। ओए है। फिर तो मुझे कॉमेडी करता था तो हर शहर में बुलाया जाता था थिएटर के लिए। फिर ऐसे पैसे बढ़ते गए, 300 तक आ गया। वो भी बहुत बहुत बड़े होते थे। वही मैंने बात की ना कि जो हमारे यहाँ जो आर्टिस्ट हैं एक्चुअल वो ये हैं, क्योंकि इन्होंने हर वो टाइम पीरियड देखा है जो हम फिल्मों में दिखा देते हैं कि जी एक आर्टिस्ट ने इस तरह मेहनत की। लेकिन अब तो हमारे यहाँ ज़्यादातर तो जो आ रहे हैं वो किसी न किसी के बेटे होते हैं या बेटियाँ होती हैं, उनको डायरेक्ट चांस मिल जाता है, उनको डायरेक्टर प्रोड्यूसर अच्छा भी पैसे दे देते हैं। अच्छा, ज़ाती भी हमारे यहाँ होती है। जो हमारे यहाँ एक टैलेंट है एक्चुअल, अगर वो किसी का बेटा नहीं है या उसकी कोई सोर्स नहीं है तो फिर उसको बहुत मुश्किल से फिर तो अल्लाह मियाँ ही उसको निकाल के लाता है, निखार के लाता है। अदरवाइज़ वो बेचारा कहीं ना कहीं गुमनामी में ही ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल। बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, हम देखते हैं उनको मौका नहीं मिलता। बहुत सारे हमारे साथ ही काम करते हैं, लेकिन वो है मौके की बात है। अगर कोई मिल जाए चांस तो सभी निकल सकते हैं। बहुत बहुत प्यारे प्यारे हमारे मुल्क में टैलेंट इतना है। जैसे इंडिया में तो इनके स्कूल भी हैं, हमारे इधर अभी बने हैं, जैसे नापा वगैरह है। बिल्कुल। तो इंडिया में तो शुरू से ही थे, लेकिन पाकिस्तान में जो टैलेंट था वो नेचुरल था। देखिए हमारे जितने भी आर्टिस्ट इंडिया में गए वो उधर से जीत कर आए, हाँ। कमा कर आए, या मरहूम उमर शरीफ अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो उधर गए तो सारे उठ के तालियां बजा रहे थे, बड़े बड़े आर्टिस्ट। हमारा आर्टिस्ट तो वहाँ छा जाता है जाके, और अपने मुल्क में कोई नहीं पूछता। अपने मुल्क में उसको कोई नहीं पूछता बेचारे को। बाकी यहाँ पर हमारे पास टैलेंट है। आप किसी ऐसे सिंधी अदाकार को जानते हैं जो आप समझते हैं कि इसमें बड़ा टैलेंट है लेकिन इसको मौका नहीं मिल रहा, कोई है ऐसा? जी जी सर, बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट हैं, जिसमें मैं नाम लूँगा तो मेरे दोस्त भी हैं, खुश भी हो जाएंगे। उनको डायरेक्टर जानते भी हैं। हैदर कादरी है, बहुत टैलेंटेड है। उनकी एक्टिंग ऐसी कमाल की है कि उसने एक आधा सीन फहद मुस्तफ़ा के साथ किया था, लेकिन बहुत उसमें एनर्जी। हैदर कादरी। फिर सोराब सुमरो है, वो बहुत। वाहिद रज़ा है हमारे। ये जो टीवी वाले आर्टिस्ट वैसे तो बहुत है, कॉमेडी वगैरह करते हैं, लेकिन जो आर्टिस्ट है ना मुकम्मल, वो नौजवान भी है, एनर्जी भी है उनको। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह करे उनको भी मौका मिले। आमीन बिल्कुल। तो ये इनको चांस बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि जो नाम बता रहे हैं ज़ाहिर है कि ये ज़्यादा टैलेंट को बेहतर जानते होंगे। टैलेंट बहुत है, लेकिन ज़रा सा वो नेपोटिज्म वाला वर्ड जो हम कहते हैं ना, वो ज़रा सा ख़त्म होना चाहिए। ज़रा सा नहीं बल्कि बिल्कुल ही ख़त्म होना चाहिए, ताकि वो लोगों को चांस मिले जो एक्चुअल टैलेंट है। आज हम
अली भाई की बात कर रहे हैं, तो वो तो थैंक्स टू सोशल मीडिया, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया कि वो उस थ्रू हमारे पास एक चीज़ आ गई, वरना काम तब से कर रहे हैं, टैलेंट इनमें बेतहाशा है, लेकिन चांस की बात नहीं है। लेकिन इस तरह डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को भी चाहिए कि निकाल के लाएं, और जो हमारा इस तरह का टैलेंट है अब वो हमारे सामने बिल्कुल आना चाहिए। आयशा, हम बात कर रहे हैं वक्त की कीमत के हवाले से। हमारे हाँ, एक चीज़ होती है कि हम हर चीज़ गोरों से अडॉप्ट करने में लगे रहते हैं कि जी गोरे ने ऐसा किया तो हम भी ऐसा कर लें, लेकिन हमारे यंगस्टर्स गोरों से पंक्चुअलिटी अडॉप्ट नहीं करते। हम अपने यंगस्टर्स को किस तरह आदत डालें कि भाई पंक्चुअलिटी लाएं, टाइम को समझें, टाइम की कदर व कीमत को समझें, इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसके जो जिम्मेदार हैं ना वो माँ बाप होते हैं, क्योंकि हमेशा जो बच्चा होता है ना उसके लिए माँ बाप रोल मॉडल होते हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि आपने नमाज पढ़नी है, बच्चे को सिखानी है, तो आप खुद नमाज पढ़ेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली देखता है घर के अंदर ये चीज़ें। बिल्कुल। और अक्सर ये कहा जाता है कि बेटे जो होते हैं वो बिल्कुल बाप की तरह होते हैं, और बेटियां जो होती हैं वो माँ को कॉपी करती हैं। तो हमेशा जो पंक्चुअलिटी है, रूटीन सेट करना, एक डिसिप्लिन्ड किस्म की रूटीन बनाना, मेरे ख्याल में ये बाप से ज़्यादा माँ का काम होता है, क्योंकि माँ घर में होती है। अगर वो एक छोटे से बच्चे को उस रूटीन का आदी कर देगी तो ऑब्वियसली जब वो बड़ा होगा तो वो उसी रूटीन को फॉलो करेगा। अच्छा, हमारे यहाँ एक इश्यूज़ तो ये आपने बिल्कुल सही बताया कि जी पेरेंट्स की बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब तक बच्चा छोटा होता है तब तक वो बेचारी रूटीन बनाती भी है वालदा कि बेटा ये तुम्हारे ट्यूशन का टाइम है, ये तुम्हारा सिपारा पढ़ने का टाइम है, ये तुम्हारा स्क्रीनिंग टाइम है, ये तो अपनी कोशिश रहती है, लेकिन बड़े होकर फिर वो अलग हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ एक मसला और जो है, जो बड़ा कॉमन मसला है, वो ये है कि हमें कोई टाइम देता है दावत का। हम एक मिसाल ले लेते हैं शादियों का, कार्ड पे लिखा होता है 8 बजे, हम 11 बजे ही पहुंचते हैं, जबकि 12 बजे हॉल बंद होने का होता है। उसके बाद मेरा हॉल वाला बेचारा या जो भी मेहमान वो होता है, होस्ट होता है, वो पैसे खिला के और टाइम बढ़ाता है। ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्यों बना दिया? खासतौर पे कराची के अंदर ये बहुत है कि कराची वाले जो हैं वो 2-8 का टाइम आएंगे 11 पे, क्योंकि हम उनका वेट कर रहे होते हैं ना। हम खाना निकाल दें और जिस वक्त वो आएंगे उस वक्त खाना ख़त्म हो चुका होगा, तो अगली बार वो कहीं जाते वक्त सोचेंगे ज़रूर कि जो है ना पिछली दफ़ा की तरह ना हो जाए। मैं एक शादी में गई थी, उन्होंने 7:30 का टाइम लिखा था, मैं 7:45 पे पहुंची, वहाँ तकरीबन खाना ख़त्म था। अरे वाह। और मैं लिटरली, मुझे ये हुआ कि बिल्कुल एंड का खाना मिला, और वो मेरे लिए वाकई में एक सबक था, जबकि मैं बहुत पंक्चुअल हूँ। लेकिन होना ये चाहिए, हम लोगों का वेट कर रहे होते हैं, लोगों को भी पता है कि जब तक जब तक हम नहीं जाएंगे, हॉल नहीं भरेगा तब तक खाना नहीं अभी तो कुर्सियाँ सीधी होंगी, ये सब होगा। तो मतलब ये पूरा सिस्टम ही ना हमारा बिगड़ा हुआ है, पूरा सिस्टम हमारा बिगड़ा हुआ है। कोई वक्त की कदर तो हम लोगों में है ही नहीं ना। इवन हम अपना फ्रेंड सर्कल में ही अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा लंच का टाइम 1:30 का है, तो मोस्टली लोग 2 बजे से आना शुरू होते हैं। तो बेस्ट जो है ना इसको रोकने का ये है कि भाई 1:30 पे खाना लग गया, जो आ रहा है, जो लगा हुआ है वो खा लो, नहीं है वापस चले जाओ। और जो अच्छी चीजें होंगी वो तो खत्म हो गई, वो तो खत्म हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी, वो नहीं मिलेंगी। तो और आपको नेक्स्ट वही टाइम मिलेगा। के लिए वो कम से कम ना आपके माइंड में ये चीज़ रहेगी। हाँ, एक वार्निंग होना ज़रूरी है। अच्छा, आप क्या कहती हैं, क्योंकि माशाल्लाह आप भी काफ़ी काम कर रही हैं, एक्टिंग को एज अ प्रोफेशन लेना चाहिए? ठीक है, शौक़ है, पैशन है, कभी कभी ये होता है कि जो एक्टर्स चढ़े हुए होते हैं उनको शुरू में बहुत काम मिल रहा होता है, देन एकदम ज़ीरो हो जाता है। मर्दों के लिए ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने एक फैमिली चलानी होती है। तो एज अ प्रोफेशन सही है ये? एज ए प्रोफेशन तो अगर तक हम उसको नहीं लेंगे शहरी, तो हम उसमें फिर हमारे अंदर वो डेडिकेशन नहीं आएगी। मतलब अगर हम उसको ऐसे पार्ट टाइम ले रहे होंगे, या ये कि ठीक है एक साइड उसके तौर पे, या हम शौक के तौर पे ले रहे होंगे, तो हमारे अंदर वो वाली डेडिकेशन नहीं आएगी। लेकिन फिर आयशा यही मसला आता है, चले अब तो टीवी चैनल्स बहुत आ गए हैं, हाँ, ड्रामाज बहुत बन रहे हैं, वरना पहले तो एक ही बनता था। मर्दों के लिए खास तौर पे ये नहीं होता कि शुरू, या खवातीन को भी कह लेंगे, एक ज़माना आता है कि बहुत काम मिलता है, हर स्क्रीन पे आप खोले तो वही चेहरा आ रहा होता है, और उसके बाद एकदम गायब। अगर आपके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है या आप किसी लॉबी का हिस्सा नहीं है, तो देन आप बाहर हो जाते हैं। तो फिर ऐसे टाइम पे क्या करें जब उसने सब कुछ ही वहीं लगा दिया, साइड में कोई बिजनेस भी लेके चले? बिल्कुल लेके चले, बिल्कुल करे। और मैं आपको सच बताऊं कि मैंने अपने को-वर्कर्स में, अपने को-आर्टिस्ट में, मर्द भी, लड़के भी, बच्चियां भी, ख़वातीन भी ऐसी देखी हैं जो डेली बेसिस पे काम कर रही होती हैं, इसलिए क्योंकि उनका ब्रेड एंड बटर ही यही है। मतलब वो एज ए प्रोफेशन ही उसको लेके चल रहे हैं, और वो एट द एंड ऑफ द मंथ वो बताते हैं कि जी क्योंकि हम इसको एज ए प्रोफेशन लेके चल रहे हैं, तो हमारा एक अच्छा लमसम अमाउंट बन जाता है। बिल्कुल जी, ये चीज़ इस वजह से बताना ज़रूरी है कि ज़ाहिर हमारे दोनों मेहमान हैं ये इस फील्ड से वाबस्ता है, और मैंने ये बहुत ज़्यादा देखा है
कि आप अगर उसको एज अ प्रोफेशन ले लेते हैं तो ठीक है, प्रोफेशन जब तक नहीं लेंगे तब तक आप में डेडिकेशन नहीं आएगी, लेकिन साइड में कुछ ना कुछ करते रहें। बहुत से लोगों ने तो गवर्नमेंट जॉब्स ली हुई हैं, नहीं जाते वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट कोई ना कोई बिजनेस ज़रूर करें, क्योंकि फिर होता ये कि जब काम मिलना बंद होता है ना तो उसके बाद बड़ा एक बुरा टाइम आता है, वो डाउनफॉल होता है और हर किसी भी हर उरूज को ज़वाल है। तो इस चीज़ को जहन में रखें। मोहसिन भाई, बात हो रही है वक्त की कीमत के हवाले से, अहमियत के हवाले से। ज़कात और सदक़े की अगर हम बात करें जैसी, तो ये भी एक ज़ाहिर इबादत है, इसमें वक्त की कितनी अहमियत है? बहुत अहमियत है, लेकिन ज़कात की जो बात की उसकी तो बहुत अहमियत है कि वक्त पर उसको अदा किया जाए। सदक़ात आप कभी भी दे सकते हैं। ज़कात से मुराद क्या कि साल का पूरा होना, और जब साल का पूरा हो जाए फिर आपके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना, उस पर 2.5% ज़कात। और इसी तरह सदक़ात जो आप बात कर रहे हैं, सदक़ात के लिए भी क्यों अहमियत है? जैसे रमज़ान का महीना है, अब आप आम महीने में सदका दें तो आपको जो है एक सदक़े का सवाब एक मिल सदका है, जाएगा। लेकिन अब रमज़ान के महीने में आप सदका करें तो फिर आपको डबल इसका सवाब मिलता है। तो इसी तरीके से अगर आप देखे जाए, हर इबादत या हर चीज़ के अंदर अल्लाह पैगाम दे रहा है वक्त की अहमियत का। मिसाल अभी मैं बता रहा था कि आप सहरी करते हैं, सहरी अगर कर रहे हैं आप, अगर अज़ान का वक्त हो गया तो हुक्म हो गया, यानी वक्त के साथ आपने सहरी को तयन करना है। वक्त के बाहर आपने सहरी को कर दिया, भले अज़ान हो रही तो आपका रोज़ा ख़राब हो गया। इसी तरीके से अगर आप देखें, नमाज के लिए 5 वक्त की नमाज है। 5 वक्त की नमाज क्यों बताई गई कि भाई इतने वक्त में आपने पढ़नी है? अगर मैं आपसे कहूँ सहरी भाई असर की अदा ईशा में कर लें तो क्या ईशा में असर की अदा हो जाएगी? नहीं। नमाज अल्लाह की, सलात अल्लाह की, सूरह फातिहा अल्लाह की, सब चीज़ें सजदा अल्लाह की लेकर हैं। अल्लाह कबूल नहीं फरमा रहा है। क्यों फरमा रहा है? वक्त पे करोगे तो कबूल करूँगा। इसी तरह आप हज करने जाते हैं, काबा मौजूद है, सफ़ा मौजूद है, मरवा मौजूद है, लेकिन अगर मैं कहूँ रमज़ान में जाके आप सफ़ा मरवा के चक्कर लगाना शुरू कर दें, काबा का तवाफ़ करना शुरू कर दें, क्या आपका हज होगा? नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया वक्त पर करना है, जिल हज के महीने में करना है। तो वक्त को इस्लाम ने बहुत अहमियत दी। इसी तरह सदक़ात और खैरात के अंदर भी वक्त की अहमियत है। अच्छा, ज़कात तो लेकिन ये है कि साल में कभी भी दे सकते हैं अगर आप अपनी ज़कात देना चाह रहे हो तो? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन फ़र्ज़ कब होती है? जब पूरा साल गुजर गया और साल गुजरने के बाद जो आपका माल था ज़कात का, जो फ़र्ज़ हो जाती है कि आपने लाजमी देना है, लेकिन आप पूरे साल में भी देना चाहें तो फबिया। लेकिन हम रमज़ान में क्यों देते हैं? ज़्यादा सवाब मिल जाएगा। ज़्यादा सवाब मिल जाएगा, क्योंकि मैंने ज़कात को उस पर क्लियर कर दिया कि ज़ाहिर ज़कात आप पूरे साल भी अपनी निकाल सकते हैं, जो आपकी एक अमाउंट है, आपने साल पूरा होने के बाद उसको कैलकुलेट करके। लेकिन रमज़ानों में ज़्यादातर इस पर होता है कि सवाब जो है हमें ज़्यादा मिलता है। ज़ाहिर सवाब की तो लालच हर इंसान को होनी चाहिए। अली भाई, कोई पैगाम देखने वालों के लिए? बस यही मैं कहूँगा कि हमारा इलाका है जो कंदकोट कश्मीर, वहाँ पे अमन नहीं है। कच्चे के डाकू और ये बिल्कुल, मसला, हाँ, बिल्कुल ये मैं अर्ज़ करूँगा वक्त हुकूमत से कि वहाँ अमन कराएं। वो भी मुल्क का हिस्सा है, वहाँ लोग मर रहे हैं, उठा रहे हैं बच्चों को, जो भी मज़दूर है उठा रहे हैं, फिर मार रहे हैं, रास्ते बंद हैं। तो ज़ाहिर है हमारे मुल्क में फ़ोर्स है, हुकूमतें हैं, तो वो हिम्मत करें। ये साल यानी 10 साल हो गए हैं तकरीबन, बिल्कुल बिल्कुल सही ऐसे मुसलसल है। मैं बिल्कुल आपकी तो बात से ये एग्री मेरा करता हूं। पैगाम है उन जो इदारे हैं, मजबूत इदारे, ये जो डाकू वगैरह हैं इनको ख़त्म करें, हमारी ज़िंदगियाँ बचाएं। बिल्कुल जी, कंदकोट में मैंने भी कच्चे के डाकुओं के खिलाफ काफ़ी ऑपरेशंस किए हैं पुलिस के साथ, और अभी तक वो मसला उसी तरह है। और ख़ास तौर पे कंदकोट को डेवलप करने की भी बहुत ज़रूरत है, वहाँ पे तरक्याती कामों की भी ज़रूरत है। हुकूमत सिंध पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, उन्हें चाहिए वहाँ पे ये मसला भी हल कराएं। ये तो लोगों की ज़िंदगियों का सवाल है, उसके अलावा उसको डेवलप भी करवाएं। आयशा, कोई मैसेज आपका? दूसरों के लिए आसानियाँ बांटें। ये बहुत बहुत मैं कहती हूँ, अगर अल्लाह ने आपको आसानियाँ दी हुई है ना, तो आप वही आसानियाँ कोशिश करें कि दूसरों की ज़िंदगियों में भी बांटें, आसानियाँ पैदा करें लोगों बिल्कुल के जी, लिए। छोटा मैसेज है लेकिन पावरफुल मैसेज है, समझने वाले को समझ आ जाएगा। दूसरों के लिए आप आसानी पैदा करेंगे, अल्लाह ताला आपके लिए खुद आसानियाँ पैदा करेगा। आप किसी को रास्ता देंगे, अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोल देगा। अगर यही हम अपना ईमान कर लेना तो बहुत सारे मसलों से बाहर आ जाए। ये परेशानियाँ, ये फ़िक्र, ये डिप्रेशन, ये गोलियाँ, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यकीन माने, इन चीज़ों पर चलें। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप हमारी नशिस्त पे आए। बहुत सारी दुआएँ आपके लिए, अपने इसी तरह करियर में अच्छा काम करते रहे, लोगों को खुश करते रहे, हंसाते रहे। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ नसीब फरमाए। तो ये वक्त की अहमियत के हवाले से मोहसिन भाई, आप ज़ाहिर है, जैसे उस वक्त हमने एक बात की थी कि शेक्सपियर ने भी ये कहा है कि दुनिया एक स्टेज है, सब आते हैं, अपना करैक्टर करते हो, चले जाते हैं। तो टाइम हमारे पास, हमें नहीं पता कितना है। ज़्यादा हमें वक्त किन कामों में लगाना चाहिए? बहुत शुक्रिया। एक बुजुर्ग ने बड़ी प्यारी बात कही, हाथ बाकार दिल बायार। आपका काम जो है वो भी इबादत है, जो आप रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश करते हैं,
लेकिन जो आपका दिल है वो हर वक्त आप अमल तो दुनिया ही कर रहे हैं, लेकिन दिल आपका अपने रब की तरफ होना चाहिए। बेशक। और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह के ज़िक्र में गुजारें। यकीन माने कि याद रखिएगा, ये हदीस पाक में है कि जो आपने सुबहान अल्लाह ज़िंदगी में कही है, यानी कि अल्लाह ने आपको अभी हयात दी है, इंसान की दुनिया के बाद अगर वो जन्नत में जाता तो कब्र के अंदर भले उसको जन्नत का जो एक बाग बना दिया, वहाँ वो अगर सुबहान अल्लाह रोज़े महशर तक पढ़ता रहे तो वो एक सुबहान अल्लाह का सवाब नहीं पा सकता जो दुनिया में उसने कहा होगा। तो ये वक्त की अहमियत ही तो है कि अल्लाह ने जो आपको मोहलत दी है, वक्त दिए, ये इसको कदर करते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़ुबान को और अपने दिल को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखें। बिल्कुल, और उसमें आप अपने जो दुनियावी काम है वो करें। मोहसिन भाई ने क्लियर किया, दुनियावी कामों से कोई वो नहीं है, लेकिन अपना ज़्यादा वक्त जो है वो अल्लाह के ज़िक्र में करें। मोहसिन भाई, नमाज़ पढ़ना सब पे फ़र्ज़ है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए, लेकिन कुछ लोग अक्सर ये करते हैं कि अपने जो आपका ऑफिस टाइमिंग होती है उसमें नमाज़ पढ़ने जाते हैं। ठीक है, नमाज़ पढ़ने जाएँ, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन वो बिला वजह उस टाइम को लंबा करते हैं। जैसे अगर आपकी ज़ोहर की नमाज़ है वो 15 मिनट में ख़त्म हो सकती है, पौन घंटा लगाएंगे कि जी हम मस्जिद में बैठे हुए इबादत कर रहे थे, जो अपने टाइम को एक तरीके से ज़ाया तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन वो आपका ऑफिस टाइम है। जो लोग ऐसा करते हैं कि जान पूछ के लंबा करके कि जी हमने नमाज को ढाल बना लिया है कि हम तो नमाज़ पढ़ रहे थे, अब 45 मिनट आपने नमाज़ पढ़ने में या 1 घंटा नमाज़ पढ़ने में लगा दिया, ऐसे लोगों के लिए क्या हुक्म है जो नमाज को ढाल बना के वक्त ज़ाया कर रहे हैं? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात ये याद रखिएगा, ये शरई तौर पे हुक्म है कि नमाज अल्लाह का हुक्म। बेशक। इसी तरीके से जिसके मातहत दुनिया में आप काम कर रहे हैं वो आपका मालिक है, और उसके काम की जो वक्त की नौयत है वो आपकी अमानत है, यानी उसकी अमानत है। और अमानत में ख़यानत करने वाला भी ईमान वाला नहीं होता, ये भी आपने हदीस सुनी है। बेशक। तो याद रखिए कि जितना नमाज का वक्त है आप नमाज है। हाँ, अगर मालिक राज़ी है आपके कि उस वक्त में आप अल्लाह के घर में जाकर कुरान पढ़ लें, तिलावत कर लें, तो ठीक है। लेकिन अगर आपका मालिक आपको इतनी इजाज़त दे रहा है जितना नमाज का वक्त है, उसके बाद आपके ऊपर लाजिम व मलजूम है कि आप मालिक के उस काम की तरफ वापस लौटेंगे। अगर नहीं लौटेंगे तो आप गुनाहगार होंगे। क्यों गुनाहगार होंगे? कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो सवाब कर रहा हूँ, कि मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ। बेशक वो आप अल्लाह का जिक्र सवाब मिल रहा होगा, लेकिन ये जो हुक्म की अदुली हो रही है, ये तो फ़र्ज़ के ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है, इसका हिसाब आपने देना पड़ेगा। और ये शख्स जो है गुनाहगार कहलाएगा इस ज़मन में कि ये अपने मालिक के जो वक्त के हिसाब जो है नाइंसाफ़ी कर रहा है, अमानत में ख़यानत कर रहा है। तो ये जो भी एम्प्लॉय है या जो भी मज़दूर है, ये अगर ऐसा करता है तो ये ख़यानत करता है। बल्कि एक साहब रसूल से भी एक मैं आपको बताऊँ, उन्होंने एक शख्स को देखा कि वो मस्जिद में सिर्फ बैठा हुआ है, इबादत भी नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। आम लोग क्या करते हैं, मतलब कि बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं। हाँ। तो आपने फरमाया तुमने वक्त को ज़ाया किया। हालांकि वो अपने रब के घर में बैठा हुआ है, लेकिन उसने ना इबादत की ना कुछ किया, उसने सिर्फ अपने वक्त को वहाँ पर बैठ के। तो इससे बेहतर था कि वो अपने मालिक के काम की तरफ आता, अपना ध्यान देता। तो अगर लोग घर में अल्लाह के घर में भी वक्त को बैठकर ज़ाया कर रहे हैं तो इसका भी अल्लाह हिसाब लेगा। तो मेरे घर में बैठो और वक्त, और पहली बात बगैर पूछे हुए, बगैर इजाज़त की जो मालिक का वक्त था आपने नमाज के बाद दे दिया गया, फिर भी आप ये काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ये सवाल मैंने इस पर पूछा कि ऐसी शिकायतें बहुत सी आती हैं। देखें, अल्लाह की इबादत से कोई मुसलमान आपको नहीं रोक सकता, लेकिन मोहसिन भाई ने ये बात क्लियर कर दी है कि जो आपको टाइम मिला है आप उसमें इबादत कर लें। लेकिन ये नहीं कि बहुत से लोग उसको ढाल बना के कि जी हम तो मस्जिद में बैठे हुए थे या हम तो वहाँ पर इबादत कर रहे थे। आपको जो टाइम मिला है उस टाइम की आप कदर कीमत को समझें। दूसरी बात कि हमने अपनी ज़िंदगी में ना वक्त की कीमत को इतना सीरियस नहीं लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि ठीक है टाइम निकल रहा है, बस ठीक है टाइम पास कर रहे हैं। अब वक्त जो है ना वो जब चले जाता है ना तो कभी वापस नहीं आता। तो इसकी कदर कीमत को समझें, इसकी अहमियत को समझें, और अगर आप इस पे चलेंगे तो ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होंगे। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो चुका है। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।